बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद अकबर और आप देख रहे हैं हसन निसार का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े कालम निगार, तज्ज़िया निगार और सियासी मुबस्सर हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब। आज हम उनसे जानेंगे उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में और ये जानेंगे कि पाकिस्तान के सियासी हालात को वो किस तरह देखते हैं। नहीं साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला। आप सबसे पहले ये बताएं कि आप पैदा कहाँ पे हुए और उसके बाद आपका बचपन कहाँ गुजरा। जवाद साहब, वैसे तो जो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ये एहतमाम किया और इतनी जो है मेरी शख्सियत का अहाता करने के लिए आपने उसको अहमियत भी दी। मेरा ख़्याल में जो एक लेवल पे जो सियासी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है वो इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों की ज़ाती ज़िंदगी इम्पोर्टेंट होती है वो होते हैं जो तारीख़ के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, अच्छे या बुरे अंदाज में, जिनके असरात मुरतब हो रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल अब आपसे जो है गपशप चूँकि करनी है और वक्त को जो है आगे चलाना है, तो मैं बुनियादी तौर पे तो पैदा भी मियाँ वाली में हुआ हूँ और इब्तदाई जो अय्याम है नौजवानी तक और जवानी की दहलीज के ऊपर कदम रखने तक मैं सारा मियाँ वाली में रहा हूँ और वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है। एक वहाँ एक जूनियर मॉडल स्कूल था हमारे, बड़ा एक अच्छा सा था, एक्सक्लूसिव सा था, बहुत कम उसमें लोग आते थे। ज़्यादातर जो सिविल सर्वेंट्स थे जो मियाँ वाली में आते थे उनके बच्चे होते थे और शहर के अंदर जो चंद दर्जन जो लोग होते थे उनके बच्चे थे। तो एक वहाँ पे मियाँ वाली को उस ज़माने में वाहिद इंग्लिश मीडियम स्कूल था। मुझे नहीं पता वो स्कूल का क्या हाशर हुआ है, लेकिन हमारे वक्त में स्कूल बहुत अच्छा था और मेरा ख्याल है कि मैं आज तक इस बात में बड़ा खुश हूँ कि मैं उस स्कूल के अंदर जो है मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मैं 8th क्लास तक को एजुकेशन थी और 8th क्लास तक मैंने वहाँ पे पढ़ा। फिर मियाँ वाली में हमारे एक सेंटर मॉडल स्कूल खुला, मैं पहली क्लास था उसका सेंटर मॉडल स्कूल की। उसमें से पाकिस्तान से चुन चुन के टीचर लाए गए थे। ये वो टाइम था कि शायद मैं ख्वाहिश कर रहा था कि मेरे वालिदैन मुझे मियाँ वाली से बाहर किसी बोर्डिंग में भेजेंगे और किसी और बाहर के किसी बड़े शहर के किसी अच्छे स्कूल में भेजेंगे। तो वो स्कूल जो सेंटर मॉडल स्कूल था अगेन पूरा एक पनाह के अयूब खान के वक्त में वो बना था और 68 के अंदर वो स्टार्ट हुआ था। तो मैं उसकी पहली क्लास था 9th की। तो उन्होंने 2 एडमिशन शायद किए थे, एक 6th में या 7th में और एक 9th में। और तो वो भी बहुत अच्छा स्कूल था। तो टीचर्स बड़े ही नाबगा रोज़गार और चुन चुन के पाकिस्तान लाए गए थे और वाक़ई बहुत एक्सक्लूसिव स्कूल था। मुझे नहीं पता अब उसका भी क्या हाल हो, लेकिन उस स्कूल में 40 स्टूडेंट्स रखे गए थे 9th में और मैट्रिक में उस 40 के 40 जो थे सबका डिस्टिंक्शन में मुकाबला रहा था। मैं ये आपको हैरान कौन बात होगी, ये नहीं थी कि फर्स्ट डिवीजन आई थी, डिस्टिंक्शन में सारे उन्हीं 40 स्टूडेंट्स का आपस में मुकाबला था। तो इस लिहाज से मैं लकी था कि मियाँ वाली में होते हुए इससे बुरी भी एजुकेशन मिल सकती थी, क्योंकि हमारे वालिद साहब मुसर थे कि हमें अपने पास रखना है, बोर्डिंग में नहीं डालना। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह काइंड था कि उन्होंने मुझे स्कूलिंग पर इतनी बुरी नहीं दी, जितनी भी दी है उसका अच्छा ही था। उससे मेरे एक जो आज के अंदर जो थोड़ा सा मेरी किरदार की बिल्डिंग में उन दोनों स्कूलों का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं साहब, अक्सर औकात आपको टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम्स में काफ़ी संजीदा देखा जाता है, तो क्या आप बचपन से ही इस तरह संजीदा हैं या अभी हालात ने, मुल्की हालात ने आपको संजीदगी की तरफ कर दिया है? और कोई ऐसी बचपन की हसीन याद जो आज भी आप याद करके बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हो, दिल को लुभाती हो? मेरा ख्याल है कि मैं बचपन में कोई आम शरारती नहीं था। वो कहते हैं ना, मैं गैर मामूली शरारती था। और इनामुल्लाह मेरा छोटा भाई है, मुझसे छोटा है, वो पॉलिटिक्स में उसने बड़ा नाम पैदा किया माशाल्लाह। मैंने मियाँ वाली से बने, MPS बने के कई दफ़ा। तो वो मेरा एक बड़ा ओबीडियंट असिस्टेंट होता था। मैं अक्सर प्लानर होता था, उसको इनकॉर्पोरेट करता था और वो बेचारा मासूमियत में
मेरे साथ जो है वो शरीक हो जाता था। तो बहुत शरारतें की हैं और शरारतों की वजह से बहुत पिटाई है। हमारे वालिद साहब इंतहाई सख्त गिर आदमी थे। जितना कोई सख्त वालिद हो सकता है आपको कहना चाहिए कि वो बहुत मारते थे। वालदा उसके मुकाबले ज़ाहिर उनको नरम होना पड़ा था कि वालिद की सख्ती ज़रूर से ज़्यादा ही बढ़ जाती थी। और मेरा ख्याल है कि हम 11 बहन भाई हैं, तो सबसे ज़्यादा उनकी सख्ती का जो वसूली किया, ये रेसिपिएंट था तो मैं ही था। इनामुल्लाह भी बेचारा मेरी वजह से अगर कभी उसको कुछ मार पड़ती तो उसको पड़ जाती थी। लेकिन 12 शरारतें बेशुमार हैं और कई बहुत अच्छी शरारतें हैं और कई बड़ी एम्बैरसिंग शरारतें हैं, उन पर अब शर्मिंदगी भी होती है। लेकिन बचपन के अंदर आप नताइज से बेखबर होके, और कई ऐसी भी की हैं जिसमें जान भी जानलेवा हो सकती थी। तो बहरहाल, लेकिन मैं एक जिसको कहना चाहिए कि जब कॉलेज में आया तो फिर मेरे अंदर गुस्सा मुझे सारी फैमिली में, मेरे वालिदैन, मेरे वालिद में, मेरे वालिद की फैमिली में, हम भाइयों में बहुत गुस्सा है और मेरे में तो बहुत गुस्सा है जी। और गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसमें तो मैं पूरी ज़िंदगी कभी भी काबू नहीं कर सका किसी जगह भी। चाहे मैं अमेरिका में एक अरसा रहा हूँ, सऊदी अरब में रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा गुस्सा, कहीं पे भी मेरा गुस्सा जो है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सका हूँ, हर जगह पे मौजूद रहा है। नहीं साहब, आप बता रहे हैं कि आप बचपन में एक गैर मामूली शरारती थे और आपके जो छोटे भाई हैं इनामुल्लाह खान न्याज़ी साहब, वो आपके असिस्टेंट हुआ करते थे। लेकिन बचपन की कोई ऐसी एक याद जो आज भी दिल को महसूर करती हो, दिल को लुभाती हो, याद करके काफ़ी आप अपने माजी में चले जाते हैं? जो सब मैं अगर इसके लिए थोड़ा सा, चूँकि आप एक 66 साल के आदमी के पास बैठे हैं, कई ऐसी मतलब मुझे तो शायद बहुत अच्छी लगे, लेकिन हो सकता है कि उसको शेयर जो है ना, तो ऐसी क्योंकि बेशुमार थी, मैंने को हज़ारों शरारतें की तो और मेरे जो साथ बड़े हुए हैं मेरे कई दोस्त हैं, मसलन मेरे मियाँ वाले में बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम पीर जावेद इम्तियाज़ अहमद शाह। तो जब रोल कॉल होती थी तो मुझे उनका नाम अच्छा लगता था, बड़ा लंबा नाम था। तो वो मेरा ज़िंदगी का रोग है, क्योंकि मैं और वो किंडरगार्टन से KG1 KG2 से हम इकट्ठे थे और अब हमारी एक ही एज ग्रुप के हैं, तो इसका मतलब ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑन अर्थ। तो उसका काम एक ही रह गया कि मुझे वो बात, मेरी शरारतें याद दिलाएं जिसमें मुझे बड़ी खफगी होती है, एम्बेरसमेंट होती है। तो वो तो मुझे ज़ाहिर है मैं शेयर भी कभी नहीं करूँगा ऐसी शरारतें, लेकिन बहुत शरारतें हर तरह की, हर अनवा अक़साम की। मसलन हमारे वालिद साहब ने, वो हमारे होते बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में डाक का निज़ाम होता था, तो हमारे वालिद साहब बड़े और मेरे चचा छोटे चूँकि सियासत में भी थे, तो एक असर सूख वाली फैमिली थी। तो उन्होंने कहा जी एक जो पोस्ट जो बॉक्सेस हैं हमारे घर के कोने पे लगा जाओ। तो जब ये सारे लोग सो जाते थे तो मुझे पता नहीं क्या था, उसमें 2 दफ़ा पोस्ट निकलती थी, तो मैं जाके उसको पानी से भर आता था तो मुझे कोई समझ नहीं थी मैं क्यों करता था। मैं रोज़ाना स्कूल से आता था, जब घर वाले सो जाते थे मैं चुप करके, क्योंकि सोना हमारे लिए मैंडेटरी था, बहुत कंपल्सरी था। हमारे यहाँ एक निज़ाम रहा था, स्कूल से आने के बाद हमें सुला दिया जाता था, गर्मियों में तो इनवेरिएबली, और तकरीबन सर्दियों में भी थोड़ा सा नैप दिलाना, पता नहीं क्या क्यों, तो मेरे वाले साहब इसमें बड़े कायल थे। तो मैं जाके उसको पोस्ट बॉक्स में तो एक लोटा पकड़ना पानी का, उसको भर के आ जाना, और लोगों बेचारों के खाते उनके पत्ते मिट जाते थे स्याही से। और अब सारे ऐसी चीज़ें इस मुझे खाम खाई शरारत करने को दिल करता था, खाम खाई। अभी आपने जिक्र किया कि आपके असिस्टेंट थे आपके छोटे भाई इनामुल्लाह खान न्याज़ी साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने बहन भाई हैं और वो क्या करते हैं आपके? हम जी 11 बहन भाई हैं, और 2014 में मेरे जो सबसे छोटे भाई बहन भाई जो जिनका नंबर 11 था, भाइयों में भी छोटे थे और सारे बहन भाइयों में भी छोटे थे, नजीबुल्लाह खान, वो बखर से उसको MPA थे। तो वो बस अल्लाह के काम है, 4 अक्टूबर 2014 को वो अल्लाह को प्यारे हो गए और उनको एक हार्ट अटैक में, शदीद हार्ट अटैक में उनकी डेथ हो गई। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सबसे आखिर में वो आए और सबसे पहले हो गए, और वो एक बहुत बड़ा हमारा सरमाया थे। वो एक अजीबो बड़ी एक जिसको कहना चाहिए सदाबहार और एक बड़ी ज़हीन फ़तीन शख्सियत थे।
और उनको अल्लाह ने हर तरह की खसूसियात से नवाजा था। हमारे बहन भाइयों में उन जैसी सलाहियतों का शायद ही कोई हम में से को हो। तो वो बस अल्लाह ने उनको वापस बुला लिया। मैं बिल्कुल भाइयों में बीच में था। 11 में भाइयों में नंबर 2 है, बहन भाइयों में भी बीच में हूँ बिल्कुल, 5 ऊपर 5 नीचे। तो अब 4 नीचे हैं और 5 ऊपर हैं। और भाई मेरे बड़े भाई भी एक रिटायरमेंट और की लाइफ में गुजारे हैं। इनामुल्लाह भी तकरीबन सेमी रिटायर्ड पॉलिटिक्स में है, लेकिन सियासत उसकी कुछ पिछले 3-4 साल से वो जो है तवज्जो बहुत मुतासर है, बल्कि वो सियासत उनकी एक बड़ी महदूद होकर रह गई है। छोटा इरफानुल्लाह जो है उन्हें जबुल्ला की सीट पे और वो ज़मीनों को भी उसने संभाला हुआ है। हमारी जो बखर के अंदर ज़मीनें हैं, तो वो वहाँ पे MP का इलेक्शन भी लड़ा था और चंद हज़ार वोट से वो हार गया था। तो वो जिसको कहना चाहिए कि वहाँ पे सियासत भी में भी एक्टिव है, मेहनती भी बहुत है माशाअल्लाह, और वहाँ पे वो ज़मीनों को भी देखभाल करते हैं। जिस तरह सब अभी आपने जिक्र किया कि इनामुल्लाह भी सियासत में थे, उसके बाद आपके छोटे भाई जो हैं वो भी सियासत में हैं, अभी कुछ चंद हज़ार वोटिंग की वजह से वो हार गए हैं। तो आपके आबाओ अजदाद में से भी कोई सियासत में था? और मियाँ वाली आप कब मुंतकिल हुए थे? मियाँ वाली में आपके आबाओ अजदाद जो हैं वो कब मुंतकिल हो गए थे? मियाँ वाली में तो जो जब पहला न्याजी आया होगा तो हम उसके साथ ही मुंतकिल हो गए होंगे। न्याजियों की तो हिस्ट्री जो है वो ये है कि जो है अफ़गानिस्तान से शेषा सूरी के साथ आए थे, बल्कि शेषा सूरी का कबीला और न्याजियों का कबीला एक ही है। और फिर अभी भी अफ़गानिस्तान में न्याजी मौजूद हैं। फिर हैबत खान न्याजी जब आए तो मेरा ख्याल है हुमायूं के ज़माने में, तो वो मुल्तान के गवर्नर थे, और मुल्तान जो था उसमें अफ़गानिस्तान जिसको कहते कबायली इलाका से लेके सिंध सारा शामिल था। तो वहाँ से अब उनका मज़ार भी है हुमायूं के साथ। वहाँ पे जो दूसरे मुग़ल बादशाह थे। मियाँ वाली चूँकि एक बड़ी खूबसूरत जगह है, ये बिल्कुल पहाड़ों से जो है दरिया जो है निकल के आ रहा है। और उस ज़माने में ज़ाहिर है कि सबसे ज़रख़ीज़ इलाका ये होगा। तो कुछ लोग जो ये इलाके उनके पास होते हैं जिनके पास मसल्स पार हुआ करती थी, और हर कुछ तलाश होता था कि जंगल हो, पानी हो, दरिया हो, डेल्टाई इलाके हो, दरियाओं का बहाव या भाव। तो वहाँ पे यहाँ पे गखड़ कौम थी, जो कि मेरा ख्याल है कि अवान की ब्रांच है। तो गखड़ों को यहाँ से उन्होंने ये जगह, पहले कुछ थोड़ा बहुत झगड़े हुए होंगे, फिर उन छीनी होगी। तो अब दरिया के कालाबाग का डैम भी सुना हुआ है, तो कालाबाग से दरिया मैदानी इलाके में दाखिल होता है, इसी को कहते हैं वो नेचुरल डैम है। वहाँ पे अगर नेचुरल लेक है और डैम वन एक बड़ा सा बहुत कम बाकी मुकाबले में आधी कास्ट में इतना बड़ा अच्छा डैम बन जाए, तो वहाँ दोनों तरफ फिर न्याज़ियाबाद है। उसका हमारे ऊपर आप ये देखें, मियाँ वाली एक बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल है। ये इसको जो है ना तकरीबन आधा KP ने घेरा हुआ है और आधा पंजाब ने घेरा हुआ है। DI खान भी हमारा बॉर्डर है, बन्नू पहले बन्नू था, अब लक्की मरवा डिस्ट्रिक्ट बना हुआ, तो लक्की मरवा हमारा बॉर्डर है। डिस्ट्रिक्ट करक मियाँ वाली का बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट को हाट मियाँ वाली का बॉर्डर है। फिर ऊपर से आप आ जाएँ अटक आ जाएँ, अटक से आप फिर चकवाल आ जाएँ, चकवाल के बाद खुशाब आ जाएँ। तो आप ये देखें कि अच्छा फिर ये जीब है कि जिसमें बहुत बड़ा इलाका पहाड़ी है। ये ऐसा ज़िला है, वाहिद ज़िला पाकिस्तान का जिसमें रेगिस्तान थे। अब तो खैर रेगिस्तान बहुत कम रह गए, जो थल यहाँ से शुरू होता था। और ये वाहिद इलाका है जिसमें बहुत खूबसूरत जो है ना ज़मीन है, ज़राई ज़मीन है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर जो है यहाँ से निकलती थी, थल कनाल। फिर ग्रेटर थल कनाल भी यहीं से निकाली गई सिंध से। सिंध वाहिद दरिया है आपका जो सारा साल बहता है और भरपूर बहता है। 3 ज़बानें बोली जाती हैं मियाँ वाली में, पश्तो, और बहुत बड़ा इलाका पश्तो बोलता है। खटक की बहुत बड़ी आबादी है, और जो न्याजी भी ट्राइब्स रहते हैं कोई खटकों के साथ या पहाड़ों में रहते हैं, तो वो भी पश्तो बोलते हैं, हमारे न्याजी भी। और सराइकी जो दरिया के ऊपर है, तो वो उसके साथ अपने हैं DI खान मियाँ वाली और DG खान,
ये सारों की एक ही ज़बान है, डायलेक्ट भी एक ही है। मुल्तान की हमसे फ़र्क हो जाती है सराइकी, और तीसरी पोठवारी, क्योंकि इधर से फिर अवान शुरू हो जाते हैं, चकवाल और खुशाब साइड, तो वो सारी पोठवारी ज़बान वहाँ से शुरू हो जाती है। तो 3 ज़बानें, 3 बड़ी कौमें हैं। अगर खटक रहते हैं, न्याजी रहते हैं और अवान रहते हैं, फिर और बड़ी बड़ी कौमें जो है ना छोटी छोटी वो भी रहती हैं। तो इस लिहाज से न्याजी मेरा ख्याल में जब आए थे तो जब उन्होंने देखा होगा कि यहाँ से चूँकि दरिया तंग होता था तो बहुत सारे जिसको कहना चाहिए कि जो आते थे जंगजू और लश्कर लेके, तो वो या क्रॉस करते थे अटक के पास से, वहाँ भी दरिया तंग हो जाता था, और या यहाँ से कालाबाग के रास्ते से। तो उन्होंने देखा कि ये जगह अच्छी है, तो फिर उन्होंने क्या वापस क्या जाना पहाड़ों में, यहाँ पानी भी कम होगा और बड़ी मुश्किलात होंगी, तो दरिया के दोनों तरफ आबाद हो गया। तो ये ज़मीनें उनको मिली थी जिनके पास मसल से और लड़ भिड़ के उन्होंने छीन ली होंगी लोगों से। और आपके अबाउत जान में से कोई सियासत में? जी, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान तो नहीं थे, उन्होंने जॉब की। वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मेरा ख्याल है कि 1895 के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन की, और मुझे अब ये नहीं पता कब रिटायर हुए, लेकिन 1940-41 में मेरे ख्याल में शायद रिटायर हो गए। 46 वो हज पे गए थे तो वहीं उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने तो ज़ाहिर सियासत में दिलचस्पी सच नहीं दी, लेकिन एक ज़हन उनका ये जो हम सुनते हैं अपने वाले साहब से कि कायद आज़म के बहुत वो शिद्दत से चाहने वाले थे, और पाकिस्तान के बनने के लिए जो पाकिस्तान उनकी ज़िंदगी के बाद बना तो बड़ी उनकी ख्वाहिश थी और बड़ी दुआ करते थे, और कायद आज़म के लिए उनकी बड़ी मोहब्बत थी। मेरे जो छोटे चाचा थे उस वक्त वो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग थे, शायद लॉ पढ़े हों, तो वो पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बने। उनको फिर जब मुस्लिम लीग के पुराने लोगों को जब गोल्ड मेडल दिया जाता था वो भी दिया गया। मेरे वालिद साहब भी शुरू से, जब वालिद साहब को मियाँ वाली में हम लोग रहते नहीं थे, मेरे दादा जान सारी ज़िंदगी बाहर रहे, फिर रिटायरमेंट के बाद आए, चूँकि उनका बहुत माशाल्लाह अच्छी एक ज़िम्मेदारा भी था, तो फिर ज़मीनें वो संभाल रहे थे। तो बच्चे कोई भी नहीं थे, बड़े ताया मेरे फ़ौज में चले गए थे, वो भी कहीं ड्यूटी दे रहे थे, और उसके बाद इमरान साहब के जो वालिद थे वो जो है वो मेरे वालिद से छोटे हैं, इकरामुल्लाह खान न्याज़ी, वो इंग्लैंड पढ़ने चले गए इंजीनियरिंग की आला तालीम के लिए। तो जब मेरे दादा की डेथ हुई तो मेरे वालिद साहब को ला महला मियाँ वाली आना पड़ा या सेटल होना पड़ा, क्योंकि फिर सब संभालने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने आकर संभाला। और इस लिहाज से फिर हम मियाँ वाली में, जो दादा जान को मियाँ वाली के ही थे, और उन्होंने वहीं घर बनाया था। घर भी उन्होंने हमारे वालिदैन की जिस घर में हम रहते हैं तो वो 1904 का बना हुआ घर है, तो उन्होंने खुद ही बनाया होगा। उस वक्त मेरे ख्याल में शायद उनकी शादी भी मेरे दादा जान की नहीं हुई होगी जब उन्होंने घर बनाया होगा। अभी नहीं साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में भी रहे, सऊदी अरब में भी रहे, ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आपने वहाँ पे भी गुजारा, तो यहाँ पे ये बताइएगा कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की, और अमेरिका और आप हुसूल तलीम के लिए गए थे या किसी और पर्पज़ के लिए? मैंने जी पहले तो बात यह कि मैंने कुछ थोड़ा सा मेरे शऊर आया, मसलन जिसको कहना चाहिए मेरी ज़िंदगी में जो अगर कोई एक मेरे अंदर, पहली तो बात तो यह है कि एक चीज़ मेरे अंदर हमेशा थी, किताब के साथ एक मेरा लगाव। मैं हर हालत में अपनी तालीमी किताबों से दूर भागता था, और मैं बहुत ही नालायक तालिब इल्म था। मेरे ऊपर बिल्कुल उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र के बाकी लोगों के अंदर कितनी हसासियत थी और कितने वो इस मामले में सेंसिटिव थे। मेरा तो ज़िंदगी जो है ना उसमें मेरी काया पड़ती। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ज़हन को कहाँ पे जाके उसको जो है उसको ठहराऊँ, जो उसको मैं क्या जो है चीज़ दूँ कि वो उसके अंदर एक तालीफ़ आए, एक सुकून आए, एक अमन आए। तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल मुंतशिर हो गया था, एक बिल्कुल ऐसा इख्ताश मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि जिसको कहने बिल्कुल मुंतशिर ज़हन। तो मैंने फिर वैसे ही सोचा कि यार कोई मैं मजहबी नहीं था उस वक़्त। मेरा ख्याल है कि जब 1971 का वाक़या है
तो मैं उस वक़्त 19 साल का हो चुका था। तो मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा यकसुई के साथ कोई ना मैं कोई नमाज़ें पढ़ता था, बल्कि बिल्कुल ही शायद नहीं पढ़ता था। तो मैंने फिर उस दिन से अपने से को तरतीब दी। मैंने कहा ये तो मैं ज़हन मेरा माऊफ ही रहेगा, तो अपने जहन को जो है दिलासा दिलाने के लिए मैंने नमाज़ पढ़ी, तो मुझे बेपनाह सुकून मिला। फिर मैं उस दिन ये तहिया किया कि मैं अब कुछ हो जाएगा, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा मुझे दीन का नहीं पता था। करते करते तो दीन की तरफ जब शगफ हुआ, तो मुझे फिर कुछ जैसे हमेशा होता है दीनी कुतब पढ़ने का शौक़ हुआ। मेरे पास पता नहीं कि किस तरह हमारे घर में मौजूद थी। मैं तो कभी ना मेरे वालिदैन का कोई ताल्लुक़ था जमात इस्लामी से या मौलाना मौदूदी से। बहरहाल हमारे घर के अंदर कुछ किताबें हमेशा थीं जो किसी ने उसकी तवज्जो के काबिल नहीं समझा, तो मौलाना मौदूदी के लिटरेचर्स थे। तो मैंने वो जब पढ़े तो मुझे तो लगा कि जैसे कोई मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। एक तो असलूब, नस्र नगारी के अंदर यकताई, मुझे बहुत ही लिटरेचर बहुत मेरी हमेशा पैशन रहा है। इंग्लिश उर्दू लिटरेचर मुझे बहुत फैसिनेट करता है। मैं फिल्में भी उस ज़माने में लव स्टोरी और क्लासिक देख सकता। मुझे कभी भी ये मार धाड़ ये वो फिक्शन ये नहीं, मुझे जो जिसको कहना चाहिए कि लव स्टोरीज़ और बिल्कुल एक चीज़ है जिसके अंदर आप सिवाय इसके कि आपका आर्ट सामने आता है, आपको एक जिसको कहना चाहिए कि स्किल एक नज़र आती है कि कोई अगर लव स्टोरी है तो उसमें एक्टिंग करना मुश्किल होती है। वजह इसमें कि छलांग लगा के 2 किक्के मारना और किसी को मार देना, किसी को उड़ा देना, बंदूक मार देना, धारना, ये करना। तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा आपको नहीं स्किल चाहिए जितनी आपको किसी आर्ट मूवी में या किसी जो इसको कहना चाहिए कि रोमांटिक मूवी में चाहिए होती। तो मुझे लिटरेचर और मैं लिटरेचर जो था बड़े नाम इंस्पायर करते थे। फिर मुझे थोड़ा सा सच तो फ़लसफ़े से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बहुत बड़े जितने पॉलिटिकल मुफक्कर आए थे, मसलन कार्ल मार्क्स थे और बड़े बड़े नाम थे जिसको कहना चाहिए, तो डार्विन था या जितने थे, तो मैं इनको बेसिकली ये सारे फ़िलासफ़र्स थे और बहुत बड़े दिमाग थे। तो उनको चूँकि मैं पढ़ता था तो मुझे बड़ा उनके अंदर लगता था कि यार इंसान का दिमाग इतना ऊंचा जा सकता है, इतना ऊंचा जा सकता है। तो ये सारे मैं तकरीबन पढ़ना तो खैर जाती है कहना उस उम्र में, लेकिन जिस तरह होता है कि ये आप चाहे थोड़ी पढ़ के और बहस के लिए और रोप डालने के लिए, तो मैं आम जो मेरी जो एज ग्रुप है उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा हुआ था इन लोगों को। तो जब मैंने मौलाना मौदूदी को पढ़ा तो मुझे लगा कि बिल्कुल फिर मैं ज़ाहिर है कि उनकी वजह से फिर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि इतना ये जो हम अगर फ़िलासफ़ी कह लें, जो एक थिंकिंग कह लें, वो जो मुझे कुरान के अंदर कि अल्लाह ने इन सारों का जितने होते हैं फ़िलासफ़र्स होते हैं, बुनियादी तौर पे पुराने यूनानी फ़िलासफ़र से लेके आज तक मौजूद होता है, वो आप और मैं होते हैं, इंसान होता है। कुरान का तो मौजूद यही था, यानी कि उसी पैराए में सारों ने, उसी पैटर्न पे सारों ने अपनी फ़लसफ़े दिए। किसी ने खुदा को इनकार करके, किसी ने खुदा को मान के। बहरहाल मौलाना मौदूदी को मैं समझता हूँ कि उनसे बेशुमार जिसको कहना चाहिए इल्मी बुनियाद पे लोगों पे के इख्तलाफात भी होंगे और हैं, लेकिन मेरी जितनी हैसियत औकात है उसमें बहुत कुछ मिला। तो मैंने फिर उसी लिहाज से फिर जमिया ज्वाइन कर ली। इसी दौरान मैं मेरे FSC के अंदर बड़े अच्छे मार्क्स है, BSc के अंदर ही मेरी डिस्टिंक्शन है, अच्छे मार्क्स है, मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला मिल सकता था। मेरे एक अंदर थोड़ा सा फतूर था कि मुझे लगता था कि मैं एक अजीब व गरीब चीज़ है कि मैं टीचिंग में जाऊँगा और टीचिंग में मैथ्स करके और मैथमेटिक्स के अंदर मैं PhD करूँगा, टीचिंग में जाऊँगा। तो मैं उस लिहाज से फिर कायदा यूनिवर्सिटी में मैथ्स में दाखिला ले लिया। वहाँ जाके मुझे जमीयत ने इलेक्शन लड़वा दिया। अब इधर से मेरा इंजीनियरिंग में दाखिल हो गया। अब वालिदैन मेरे, उनका मेरा जमीयत के अंदर ज्वाइन करना इंतहाई सख्त, जिसको कहना चाहिए सख्त नापसंद था, और वो इसके लिए बहुत मेरे वालिद साहब को जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल एक आँख नहीं पाता था, बल्कि बहुत मेरे जब और चंद हफ्ते बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, उस वक्त इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का नाम था, और ये 1973 की बात है,
तो मुझे जनरल सेक्रेटरी बन गया यूनियन का। और यूनिवर्सिटियों के जो नाम थे यूनियन को पूरे पाकिस्तान के अंदर उभर के सामने आते थे कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में फ़लाँ जनरल सेक्रेटरी है या आपका प्रेसिडेंट है। तो जब ये हुआ तो जिसको कहना चाहिए कि मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग में चला जाऊँ, तो मैं इंजीनियरिंग में अब और तो ताकि मेरी इससे जान छूटे कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी इलेक्शनों में। सियासत मेरी बहुत ही हमेशा से मेरा एक पैशन रहा था, मुझे बहुत दिलचस्पी थी। घर के अंदर हमने वालदैन को इलेक्शन लड़ते देखा, मेरे वालिद को। चचा छोटे ने बहुत बड़ा नाम था सियासत में उनका। फातिमा जना 64 में तो हम उनके मेज़बान थे। 68 के अंदर भुट्टो साहब मियाँ वाली जेल में थे, तो नुसरत भुट्टो हमारे ही घर आके ठहरती थी जब जेल में मिलने के लिए आती थी। और कई दिन ठहरना पड़ता था, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था अयूब खान के वक्त में मुलाकात का वक्त नहीं मिलता था और बेचारी ठहरना पड़ता था। तो हमने हर पाकिस्तान के सियासतदान को, चूँकि अपोजिशन का घर था, अपोजिशन जब भी इकट्ठी होती थी, और थ्रू एंड थ्रू हमने पिछले 70 साल जितनी पाकिस्तान के, मैं तो अपनी फैमिली को, अपने आप को हमेशा अपोजिशन में देखा है। और अब तो लगता ही है कि सबसे अच्छा रोल ही यही है, उसकी आदत बन गई है। तो वो एक सियासत से मुझे तब से बड़ी एक दिलचस्पी थी और मैं बहुत मेरे साथ था। तो लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर समहाउ मुझे आज तक कभी भी ना इलेक्शनों से दिलचस्पी रही है, और आज भी उसमें कायम हूँ कि मैं इलेक्शन मटीरियल नहीं हूँ। और ये एक चीज़ है कि जहाँ पे मैं हमेशा अपने आप को कई वजूहत के बिना पे मेरे जहन को मैंने शुरू में ही अवाइल जवानी से कह दिया, अपने आप को समझाया था कि इलेक्शन नहीं लड़ने। तो वो जब वहाँ लड़े तो फिर जमीयत में एक बड़ा एक मुंतज़िम था, तो वहाँ पे हमारे लियाकत बलोच साहब उस वक़्त सूबा पंजाब के नाज़िम थे। फिर ज़ाहिर है उन्होंने कहा जी अब आपके पास चॉइस नहीं है। अब तो मैं MSc मैथ्स करता रहा, तो जब मैं फिर कायदा यूनिवर्सिटी का मैं प्रेसिडेंट बन गया अगले साल। उसमें भी मेरे ना चाहते हुए, रोते धोते सारा कुछ कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ। जब मैंने कहा बनेंगे, मैंने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। कैंडिडेट्स भी तैयार करके दिए कि चाहे ये भी ना हो, कोई अल्टरनेट ना हो, तो मेरे ऊपर ये गिरे। बार मुझे फिर वहाँ पे जमीयत के अंदर एक तंजीम थी और मैं उस तंजीम में मेरा बड़ा अहम मुकाम था, तो उसमें आपको जो इताअत करनी बड़ी लाजिम है। मैं फिर वहाँ इलेक्शन लड़ा। जब मैं लड़ा तो फिर जब था तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी का दौर था और बड़ा सख्त दौर था। आजकल का दौर भी बहुत सख्त है कि लेकिन जिसको कहना चाहिए कि अब तो कानून का सहारे, ये और तरह का सख्त है शायद उससे ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत सख्त था। प्रेस मौजूद नहीं थी। भुट्टो साहब बड़े एक आइनी हाथ के साथ हुकूमत करना चाहते थे और उनको वो समझते थे कि वो कर सकते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी थी, फ़ौज कमज़ोर हो चुकी थी मशी पाकिस्तान के आने के बाद, और चूँकि कैदी भी हुए थे 90,000, भुट्टो साहब छुड़वा के लाए थे। तो भुट्टो साहब को बहुत पॉपुलर लीडर थे सियासी तौर पे। जो पाकिस्तान के हालात थे उसमें उन्होंने जिसको कहना चाहिए अपने आप को ज़्यादा मज़ीद मुस्तहकम कर दिया था। तो इस सूरत हाल में कायदा यूनिवर्सिटी में फेडरल यूनिवर्सिटी थी और हमारी लड़ाइयाँ झगड़े सारा दिन उनके साथ होते रहते थे। जिसको कहना चाहिए कि सड़कों पे और कायदा यूनिवर्सिटी की तरफ से जुलूस निकालते रहते थे। जब वो हुए तो मेरी डिग्री कंप्लीट ना हो सकी, फाइनल सेमेस्टर था, तो मुझे यूनिवर्सिटी से उन्होंने निकाल दिया। तो मैं फिर इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के बाद मैं फिर अमेरिका चला गया कि मुझे लगता था कि यहाँ पे मैं फिर सियासत में घसीट लिया जाऊँगा। तो मैं 79 में USA चला गया। वहाँ से फिर मैंने MSc की, वहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी लबक टेक्सास की, टेक्सास टेक, MSc इंजीनियरिंग की। और फिर वहाँ चंद साल रहने के बाद और 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने मुकम्मल किए वहाँ पे MSc के बाद भी। तो फिर मैं सऊदी अरेबिया वहाँ से जब वापस आया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिविल एविएशन के साथ सऊदी अरेबिया के अंदर 4-5 साल मैं वहाँ पढ़ा डाला और फिर 1991 में पाकिस्तान आ गया। ये बताइएगा कि आपका इमरान खान के साथ क्या रिश्ता है और उनके साथ आपका बचपन कैसा गुजरा? इमरान खान का मेरा बचपन तो बदकिस्मती से ज़्यादा इकट्ठा नहीं गुजर सका, क्योंकि इमरान खान के हमारे जो चचा थे वो आके हुकूमत एक जॉब कर ली थी उन्होंने,
और वो जब मैं जिसको कहना चाहिए कि 61 या 62 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग के लिहाज से, SC थे वो पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में, और फिर उन्होंने अपनी एक 2 साल के बाद अपनी इंजीनियरिंग की कंसल्टिंग कंपनी खोली, जो शायद पाकिस्तान की जो है ना बहुत ही शुरू की कंसल्टिंग कंपनी से। तो जॉब के सिलसिले में वो मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी पोस्टें रहती थी। तो इमरान भी वगैरह भी पहले कुमरी में पोस्टेड रहे, आगे पीछे। तो उनका आना जाना जो है यही होता था उस ज़माने को, तकरीबात पे आ जाना, शादी ब्याह पे आ जाना। लेकिन चूँकि मेरा और इमरान का एक ही एज ग्रुप है और वो मेरे एक सगे चचा का बेटा है, तो जब भी हमने आना होना हमने घुल मिल जाना, और जब भी हमने इकट्ठे होना तो हमने बहुत ही हमारे अंदर एक कुर्बत थी, और जब मतलब कि एक लम्हा ही नहीं लगता था, चाहे 6 महीने बाद मिलते थे, चाहे साल बाद मिलते थे। और उसकी वजह बड़ी वजह तो एक एज ग्रुप था, और दूसरी वजह से थी कि ज़ाहिर है चचा के बेटे थे, और जैसे ही आते थे घुल मिल जाते थे। और उनके साथ बचपन में लंबा तो नहीं लेकिन मुख्तलिफ पीरियड्स में टाइम गुजरा। फिर इमरान बहुत जल्दी चला गया इंग्लैंड, 71 में शायद वो पाकिस्तान की तरफ से खेलने गया, तभी वो शायद उसने अपनी हाई स्कूल भी वहीं से जाकर मुकम्मल की इंग्लैंड से। फिर 4 साल वो पाकिस्तान नहीं आया, जब तक कि वो उसमें ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से जहाँ से भी उसने डिग्री ली, फिर वापस आया। फिर उसके बाद मेरा बहुत मिलना जुलना हो गया। जब आ गया फिर भी इमरान टिक के तो कोई बैठा नहीं, क्रिकेट के अंदर कहीं इधर आना उधर जाना, जब भी आना तो एक उनसीयत भी थी। फिर एक एज ग्रुप, दूसरा ये है कि ज़ाहिर है मैं इमरान मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक तो उसके अंदर एक करिश्मा था, एक उसके अंदर एक वो हर एक को अटैक्ट करता था, तो जो उसके करीब लोग थे उनको तो बहुत ज़्यादा करता था, और फिर मेरे साथ तो उसका एक ताल्लुक़ था। फिर मेरी उसकी जो है 75 के अंदर मेरी निकाह हुआ इमरान की हमशीरा के साथ, जो मेरी चचा की बेटी थी, और 79 में हमारी शादी भी हो गई। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि वो ताल्लुक़ बिल्कुल एक और ताल्लुक़ हो गया। तो उसमें थोड़ा सा एक जिसको कहना चाहिए कि एक और, क्योंकि इमरान ज़रा लाइफ स्टाइल बड़ा फ़र्क था। मैं बिल्कुल एक और कैम्प में उस वक्त घूम रहा था, और इमरान एक खिलाड़ियों के कैम्प में घूम रहा था। वहाँ का माहौल, वहाँ की सूरत हाल फ़र्क थी। तो थोड़ा बहुत ज़ाहिर कई कामों में से पता था कि मेरी हैबिट्स फ़र्क हैं, तो कुछ अवॉइड भी करते थे। लेकिन जब वो सियासत में आया तो, और पाकिस्तान में जब 92 के वर्ल्ड के बाद टिक के बैठा और सियासत में आया, और फिर हम जो है ना जिसको कहना चाहिए कि मैंने अपने ऊपर ये लाजम भी किया कि मुझे पता था कि बिल्कुल वो इस कूचा सियासत से नाबल्द है, उसको कुछ भी नहीं पता। और मुझे तो उस वक़्त मैं समझता था कि इसको ये समझाना भी मुश्किल था कि आपको सियासत का नहीं पता, और मैं उसका अंदाज़ा कर सकता हूँ, इसमें कोई चंबे की बात नहीं थी। उसने ज़िंदगी में एक ज़िंदगी को बाईपास कर गया था, यानी कि जब 18-19 साल के हों और आप बिल्कुल एक पूरा कट जाएं, और आप फिर 41 साल की उम्र में वापस आएँ, और वो वापस भी इस तरह आएँ कि पूरी तरह वापस ना आ सकें। शौक खानम के हॉस्पिटल के जो है के लिए फ़ंड रेजिंग के सिलसिले में उनको जाना पड़ गया। 94 दिसंबर में वो कंप्लीट हुई। फिर इनकी शादी जमामा से हो गई, जिसको कहना चाहिए 95 के अंदर ही 95 में हुई थी। शौक खानम के चंद महीने बाद, ये बात 2-3 महीने बाद मुकम्मल होने के, तो पता चला कि इनका वहाँ रिश्ता तय हो गया। फिर वो ज़ाहिर है कि जून में जाके शादी हुई, तो फिर वो आके फिर लाहौर रहना शुरू हुई। लेकिन जब सियासत में आए तो मुझे रूस से ज़्यादा आगे जाना पड़ा। मैं 2 वजूहत थी। मैं ये समझता था कि मेरे अंदर सियासत के लिए एक आइडियलिज्म है। मैंने सियासत को कभी, आज भी मैं अगर कोई मेरी से किसी के इमरान से मुखालफत या किसी ख़ास तरीके ने जो वारदात है उससे मेरी मुखालफत का फ़ायदा अगर किसी को पहुंच रहा है, नवाज शरीफ को या किसी और पार्टी को,
तो ये नहीं है कि मेरा जो सियासत का आइडियलिज्म है वो नवाज शरीफ फुलफिल कर रहा है। मैं बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि 90 से मैं जब नवाज शरीफ साहब ज़्यादा उभर के सियासत में आए तो मैं उनको करीब से वॉच कर रहा था कि अगर मैं कभी हमायत करता या किसी हमदर्दी रखता तो शायद इनके लिए होता, लेकिन जो इफ़ेक्टिव था। वैसे तो मुझे आइडियलिज्म में तो मेरे नज़दीक जो राइटिस्ट की सियासत थी उसको मैंने हमेशा आइडियलाइज़ किया, जमात इस्लामी की सियासत को आइडियलाइज़ किया, लेकिन जमात इस्लामी की जो पोलिटिकल कैपेसिटी थी वो किसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मौसर तरीके से कभी भी सामने नहीं आई, और कभी आ भी सकती थी तो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया उस सेंटीज़ में। खैर वो एक और स्टोरी है, और ना मुझे कभी किसी सियासी जमात में आने की दिलचस्पी थी। तो किसी के साथ मेरी जो गुफ्तगू है या मेरे जो कलम की से कोई चीज़ निकलने की सपोर्ट करती है, तो मेरे नज़दीक मैं कोई बात को और कर रहा होता हूँ और वो मेरा एक आइडियलिज्म है। उसके ऊपर मैं ना इमरान के साथ था तो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, और इमरान हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ था। 96 में आया तो उसका ख्याल था कि उसको जो है थोड़ा सा उन्होंने नवाज शरीफ पर प्रेशर डालने के लिए पहले बनी 93 के अंदर काजी साहब ने बनाई वो एक थी जो मुझे नाम उसको भूल गया, तो 93 के अंदर जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे कुछ जमातों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं वो ये नहीं था, वो कोई नाम तो उसमें तो उसने नवाज शरीफ को 40-50 सीट्स में नुकसान पहुँचाया, और बेनज़ीर जो है चंद सीट से वो इलेक्शन जो है नवाज शरीफ से जीत गई। तो 97 के इलेक्शन में 96 में इमरान खान जब लॉन्च हुए तो भी ऐसे लोगों ने, जो हमारे एजेंसीज़ के लोग हैं या जो रिटायर्ड कुछ लोग थे, हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने समझा कि इमरान खान एक जिसको कहना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे अब्दुस्तारीदी साहब ने जिक्र भी किया उसका, तो इस सारों को इकट्ठा किया गया। लेकिन इमरान खान के अपनी भी ज़ाहिर तो उनका ख्याल था कि मैं इन सबसे रुतबे में, मर्तबे में, एक्सपोजर में, पॉपुलैरिटी में मेरी एक फॉलोइंग है, तो मैं बेहतर हूँ, तो मैं यहाँ लेके, और उनका ख्याल था कि मैं फौज शायद मुझे अकेले में उठा लेगी। मैं तब से भी कन्विंस और हमेशा कन्विंस रहा हूँ कि इसको किसी ने नहीं उठाना था। ये बाद फर्स्ट एड भी होता था कि ये इसके क्लिप्स चल रहे हैं, हमेशा इसने उनसे उन पर तकिया किया। फिर वो पूरा नहीं हुए, मुशर्रफ साहब आए, उनके साथ भी उनकी पूरी कैंपेन चलाई, उनका रेफरेंडम किया, पूरे नहीं हुए, तो फ्रस्ट्रेशन में फिर हर दफ़ा जो इदारों को और अफवाज को जो गालियाँ अभी सोशल मीडिया पे आपको देखें, पुराने क्लिप्स में आ चुके, इसने बड़ा कमाल कर दिया, वो कोई चीज़ है ही नहीं, तो इसको वो गालम गलोच देनी पड़ी और बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो इसने वो किया, तो मेरा ख्याल था कि हमेशा मैं चाहता था कि ये तरने वाला ना बने, कोई इसको इस्तेमाल ना करे, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें भी इसको इस्तेमाल ना करें और पाकिस्तान दोस्त कुव्वतें भी इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर एक जो है उनके अंदर जो उनका एजेंडा अपना है, और पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचता है ऐसे बंदे को, और इसको ये ज़ाया हो जाएगा। तो इसको मैं कोशिश करता था कि जिसको ऐसे लोगों से मिलूँ जिनके अंदर सियासी पुख्तगी है, कोई नज़रियाती पुख्तगी है। बहरहाल उस वक़्त इस पर चॉइस नहीं थी, और ये बहुत सारी बातें मेरी मान भी लेता था, मेरे उसके ऊपर जिसको कहना चाहिए कहने पे लोगों को भी मुलाकातें करवाई, सबसे करते 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 सियासी तौर पे तब भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पुख्तगी नहीं है, आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए आपके लिए एक अल्लाह की तरफ से एक अलहदा एक निज़ाम होता है, अलहदा चिप होता है, जो होता है तो जिसको कहना चाहिए एक जो जिसको हम दीदावर कहते हैं, फ़हम फरासत वाले कहते हैं, दानिशमंद कहते हैं। कई बुरे ट्रिक में तो वो मास्टर है, और कई अच्छे ट्रिक्स में भी उसको अच्छी जो है ना कमांड है। लेकिन एनीवे इमरान खान साहब जो है उनसे मैं फिर दिलो जान से उनका साथ दिया 2012 तक, जब 2011 तक तो मैं बहुत ही मौसर तरीके से, और कई दफ़ा मेरी राय भी ले लेते थे, कई दफ़ा नहीं भी लेते थे, चलो चलता रहा जो भी है। और कुछ उनके अपने कई चीज़ें समझते होंगे जो मैं अब बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट जब अब आज देखता हूँ, तो शायद वो जो जिधर वो जाना चाहते थे तो उनके जहन में ये हो कि मैं उस सिलसिले में शायद रुकावट बनूं, और मैं इतना जिसको कहने जो अक्ल नहीं रखता हूं, और जो उसकी अक्ल उसको जो राह दिखला रही है
तो वो मुझे जो है कुछ भी हो सकता है, मैं उस बारे में कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक मामले में उसे तय कर लिया था कि मैं उसके लिए 2012 में कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा मौसर नहीं हूँ। 2012 में भी जब इंटर पार्टी इलेक्शन कराने लगा तो मेरी इसके बहुत एक तनाव वहीं से पैदा हो गया था। इंटर पार्टी इलेक्शन में बहुत शदीद तनाव। तो मैं देखा था कि इसके अलावा भी 2-4 बातें हुई जो इतनी अहम इम्पोर्टेंट नहीं थी, एक पार्टी के लिहाज से थी। तो मैं देखा कि वो बिल्कुल एक मुझे एहसास हुआ कि उसको लगता है कि शायद मैं कोई अब उसके लिए लाइबिलिटी बनता जा रहा हूँ, या जो जिस सातवें आसमान को छूने वाला है तो वहाँ जा रहा हूँ। मुझे ज़रा बराबर शक नहीं था कि 2012 में 2013 में जहाँ ये पहुँच सकता था, तो ये जो रास्ता इख्तियार कर रहा है ये नहीं पहुँच पाएगा। इसको उस पार्टी इलेक्शन ने एनाहिलेट किया। मैं डट के इसकी मुखालफत की और इतनी की और तू तकरार के साथ पूरी बड़ी बड़ी पार्टी मीटिंग हुई जो मैंने बहुत कम अटेंड की हैं, 2 या 3 दफ़ा की हुई हैं, और जिसमें से 100 बंदा बैठा रहा है। उसे डट इसके खड़े होकर इसके अप फ्रंट कहा कि तुम खुद भी डूबोगे, बर्बाद होगे, पार्टी भी तबाह हो जाएगी, लेकिन उसने कराया। आज वो ही जो मैं इनको फार्मूला दे रहा था, तो सैफुल्लाह खान न्याजी को उन्होंने कन्वीनर बनाया और वही नॉमिनेशन हो रही हैं और उसी तरीके से हो रही है जो फार्मूला मैंने इनको आज से 8-10 साल दिया था। और मेरा ख्याल था कि 2013 के अंदर ये अगर इनके अंदर अक्ल होती और जो पॉपुलैरिटी 2011 में इनको मिल गई थी, वो फौज की मदद के बगैर, इदारों की मदद के बगैर, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा, अगर इलेक्शन अव्वल तो उसे जीत जाना था नवाज शरीफ वगैरह के मुकाबले में, क्योंकि उसकी भी एक बड़ी हिस्ट्री थी कि नवाज शरीफ और पीएस पार्टी ने जो 4 साल इकट्ठी हुकूमत बनाई थी, उससे बहुत बड़ी स्पेस इमरान के लिए पैदा कर दी थी। क्योंकि इमरान तो 96 के अंदर भी वर्ल्ड कप जीता हुआ था और हॉस्पिटल बना चुका था, ज़मानतें ज़ब्त हो गई। 2002 के अंदर मियाँ वाली के अंदर मैं पूरा साल मियाँ वाली बैठ के इसका इलेक्शन प्लान किया और एक सीट बमुश्किल निकाल सका। मियाँ वाली और करक जो है, आधी फैमिली मियाँ वाली में रहती है, आधी फैमिली करक में रहती है। ये उधर से भी इलेक्शन लड़ रहा था, मियाँ वाली से भी इलेक्शन लड़ रहा था, उसी जगह पे सीट पे, यानी कि करक से इसके 4000 या 5000 वोट से निकले, मियाँ वाली से 67,000 वोट से निकले। 2002 के इलेक्शन में जीत गया। तो वो ये सारी चीज़ें काफ़ी थी इसको ये समझाने के लिए कि मैं इसका बहुत बड़ा वेलविशर था, हमदर्द था, और मैं इसको ज़्यादा इज़्ज़त के साथ एक मकाम देता, क्योंकि इमरान खान की जो अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी थी उसको इमरान खान ने सही इस्तेमाल नहीं किया। आज जो अगर वो बना बैठा वज़ीर आज़म, वो कहते हैं ना कि बना शाह का मसाइब फिरता इतराता, वरना जो है ना गालिब की आबरू क्या है, वो क्या है, वो मुझे शेर याद नहीं आ रहा। तो ये जो इतराते फिर रहे हैं ना, तो ये जो ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजात हुसैन साहब और शौकत अजीज़ साहब, ये जो वज़ीर आज़म बने हैं, इमरान से इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, इसकी एक कोर फॉलोइंग है। उसका क्या फ़र्क पड़ता है जब तारीख़ आपको उसी डस्टबिन में रखेगी जिसमें वो पहले 3 जा चुके हैं। वहाँ पे भी जो नीचे पार्टी थी ना तीनों वज़ीर आज़म की, वो डायरेक्ट जो है मुशर्रफ की थी, और यहाँ पे भी जितनी नीचे जिसको कहना चाहिए कि आपके पार्टी है ना, जितनी नीचे पार्टी है इस वक्त, वो एक विसल के ऊपर सारी की सारी शामिल कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन, समय जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, वो सारी लेफ्ट राइट करते हुए कराची से चतराल तक GHQ पहुँच जाएगी। अब तो ये हाल है, या रावलपिंडी पहुँच जाएगी एक विसल के ऊपर। क्यों? अब तो ये हाल है कि जो तहरीक इंसाफ के जो मुखलिस लोग थे ना, उनकी भी आपने हौसला अफजाई नहीं की। जो कराची के चंद लोग हैं, जैसे अलवी साहब हैं, जैसे इमरान इसमाइल हैं, आपके बहुत सारे लोग हैं, वो भी इस बात पे ये इंसानी जो जबिलत है और इंसानी नफ्सियात है कि उनको भी ये पता चल गया है कि इज़्ज़त और वक़ार की जो असल जो है, जो वजूहात हैं, तो वो हासिल की जाए। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर फवाद हुसैन चौधरी हमारे मेरे अजीज़ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में बहरहाल उनका रोल जो है महदूद है। बाबर वान जैसे या फिरदौस आसिकरवान जैसे, ये नाम ले, शरीफ ले, सवाती जैसे, अगर इन्होंने आके, परवेज़ खट्टर जैसे, तो वो एक दूसरा जो बंदे पुराने हैं
वो ज़रूर अपने उस एक्ट में, क्योंकि ये कोई नज़ियाती जमातें तो है नहीं, ना मुस्लिम लीग ना तहरीक इंसान अपना पीपल्स पार्टी, और ये नज़ियाती जमातें नहीं हैं तो लोगों के जो ताल्लुक़ है वो भी नज़ियाती नहीं है। ये तो नज़ियाती जमातें होती हैं, शख्सियात से ज़्यादा नज़रिए से अहमियत होती है, वो नहीं आते। तो इसलिए ये उसी सियासत जो है, जो उसने किया हाल और उसने जो सहारा ढूंढा है वक्त से पहले भी इसी तरीके से लड़ा भी 2002 में मुशर्रफ साहब के साथ हुई। मेरा ख्याल है किसी दिन मैं जब लिखूँगा कोई इसके ऊपर तो बताऊँगा कि क्या हुआ। तब हुआ कि जब इसको बिल्कुल उन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया है, इसको कोई अहमियत नहीं थी इस्तेमाल करके, और ये इसमें इतनी अकल नहीं थी। और मैं ऐसे बताता था कि भाई आपको जब इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में फेंक देंगे, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फिर जर्नैलों के साथ लड़ता रहा, बैठा उनके साथ। उन्होंने फिर बनाई, जब पहले काफ लीग बना ली, इसको ये बड़ा तल मिलाया, फिर वहाँ इसको कुछ ना मिला। उन्होंने कहा नहीं हम एक कुलिशा बनाएंगे और उसका आपको हेड बना देंगे। फिर छोटी छोटी पार्टी, मिल्लत पार्टी थी, नेशनल पीपल्स पार्टी थी, तो हिसाब किया 15-20 बार छोटी छोटी सारी टांगा पार्टी जब इकट्ठी हुई तो इसको कुछ ना मिला वहाँ पे। जो तो साहब उसका हेड बना दिया गया। इनको तो ये कहा गया था इसका आपको हेड बना देंगे। फिर ये जाके लड़े, तो उन्होंने कहा जी आपकी तो सीट ही एक निकल आए तो आपको दे दें हम, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपके औकात क्या है। ये और गुस्सा आया, फिर इसने मुझसे वो गाली देने शुरू की। इस तरह की गालियाँ देने से मुराद है असूल के ऊपर आप किसी को गालियाँ दें। आप इसलिए फौजियों को या जनरल कैनी को कोसना शुरू कर दें कि जी आपसे किसी ने, जनरल पाशा ने वादा किए थे और वो फुलफिल नहीं हुए 2011 वाले, 2012 में पता चला कि फ़ौज ने आपसे या ISI ने आपसे फासला ले लिया है। तो ये वो चीज़ें थी जिसको कभी कोई लिखेगा, रकम करेगा। इमरान खान साहब ने उसमें अपनी जो हैसियत, आज मैं इमरान खान का जब वे अप करता हूँ, तो जो 96 का इमरान खान था, जो कंट्रोवर्शियल नहीं था, जिसके बारे में हर पार्टी के अंदर एहतराम मौजूद था, मुस्लिम लीग नून के अंदर, जमात इस्लामी के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर, वो इमरान खान जो है आज अपनी पार्टी के अंदर भी उस तरह का एहतराम जो है वो नहीं ले पा रहा जो पार्टी हेड की हैसियत से होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बॉसेस क्रिएट हो गए जो इमरान खान के अलावा मौजूद हैं और जिनकी खुशनुदी हासिल करके हम देखा तो है कि कैबिनेट को खाड़ पछाड़ कैसे होते हैं। इमरान खान कहते रहता है कि असद उमर नहीं जाएगा, असद उमर चला जाता है। इमरान खान कहते रहते फलां नहीं जाएगा, चले जाते हैं लोग। फिर एकदम पता चलता है जी आज फवाद चौधरी साहब से ले लिया गया, आज शमशान बुखारी साहब से ले लिया गया होता, आज फलां को दे गया। तो जो बंदा 24-25 घंटे जो कई जो चंद हफ्ते अपने वज़रा के अपने साथियों की हिफाजत नहीं कर पाता, तो ऐसी बेदस्तोपा अब जो है बेशुमार चीज़ें हैं कि जो इसके लिए जिसको कहना चाहिए कि गले के अंदर जो छिपकली हैं, ना वो निकल सकता है ना हजम कर सकता है। नहीं साहब, आप 50 की दहाई में पैदा हुए, 60 और 70 की दहाई जंग का ज़माना था। उस वक़्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और आप किस सर्कमस्टांसिस में से गुजरे थे? आपके ऊपर उस दौर ने क्या असरात मुरतब किए, आप क्या समझते? देखिए जी, पाकिस्तान का बिगाड़ तो पहले 51 से शुरू हो गया था। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद भी मैं समझता हूँ कि किसी तौर भी जो है जो कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको जब आपने इंडक्ट किया, जिसमें जो थे हमारे जो तीसरे गवर्नर जनरल थे गुलाम अहमद, क्या नाम था उनका, गुलाम मोहम्मद, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, तो इनका फिर जिसको कहना चाहिए कि लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो हमारे थे, उनको जब वज़ीर आज़म बनाया गया, तो इनका गवर्नर जनरल बनना एक ट्राइके ने इसको पॉसिबल बनाया। जनवरी 51 के अंदर रॉयल पाकिस्तान आर्मी जो थी, पाकिस्तान आर्मी बनी और अयूब खान को, शायद वो मेजर जनरल थे, उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना के उनको आर्मी का CNC बना दिया गया, कमांडर इन चीफ। यहाँ से एक नया ट्रैक आया। उससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा थे जो थे, तो फौज से गए थे, मेजर जनरल थे, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी में इंडक्ट हो चुके थे अंग्रेज़ों के ज़माने में।
वो डिफेंस सेक्रेटरी थे और उनको फिर डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। इन तीनों ने मिली भगत करके और जब गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाया तो पाकिस्तान जो है उसके अंदर महलाती साजिशों का जो है वो आगाज़ कर दिया गया। मार्च के अंदर लियाकत अली ख़ान के बाद के ख़िलाफ़ एक रावलपिंडी साजिश केस हुआ था, जिसमें मेजर जनरल अकबर एक और मेजर जनरल थे, यानी कि पिंडी के अंदर जितने फ़ौजी लोग थे, जो चंद एक मुट्ठी बराबर ब्रिगेडियर होंगे और दर्जन 1.5 दर्जन कर्नल होंगे, तो जितने उसमें उस अंग्रेज़ भी थे, कुछ ना कुछ किसी न किसी ओहदे पे मौजूद थे। कि अयूब खान ने कमांड ली थी अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ से, क्योंकि रॉयल से जब चेंज हुई तो फिर पाकिस्तान के पास आई। तो अयूब खान जब ये थे तो 12 वो अयूब खान उस वक्त CNC कराची बैठता था, यहाँ से उनको रश किया गया पिंडी और पता चला कि उसको नाकाम बनाया। तो उनसे जब पूछा गया, जब केस चला तो केस भी सिविल कोर्ट में चलाया गया, मिलिट्री कोर्ट में चला नहीं। एक पहली ये ज्यादती हुई कि फौजी थे और उनका कोर्ट मार्शल होता और उनको लटका दिया जाता, तो शायद कुछ सबक मिलता। लेकिन एक ख़ास कमाल मुहारा से उनके ख़िलाफ़ केस चला और कुछ लेफ्टिस्ट की कम्युनिस्ट के साथ उन्होंने गठजोड़ किया हुआ था, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ और बहुत सारे लोग जो थे रावलपिंडी साजिश केस में हमारे लेफ्ट के दोस्त भी पकड़े गए थे। उसमें जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों हटाना चाहते थे, तो उन्होंने लियाकत अली ख़ान के बारे में कहा जी कि हमारे नज़दीक लियाकत अली ख़ान नाअहल था, करप्ट था और सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया था, क्योंकि एक जहाद कश्मीर शुरू हुआ था जिसमें अंग्रेज़ को जब हुक्म दिया, इवन क़ायद-ए-आज़म के वक्त में उनको कहते हैं कि मैं नाम भूल गया अंग्रेज़ जनरल का, तो उसे कहा कि आप कश्मीर में चढ़ाई कर दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। लियाकत अली ख़ान के वक्त में भी सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि वो UN के अंदर चले गए थे नेहरू वगैरह लेके, और एक रेजोल्यूशन आ गई थी, तो शायद उनकी वजह से जिहाद कश्मीर जो है बंद हो गया। लियाकत अली ख़ान को फिर शहीद कर दिया गया अक्टूबर में उसी साल ही, कुछ चंद महीनों पर, यानी छोड़ा नहीं है उनको, और आज तक नहीं पता चला कि किसके हाथ में लियाकत अली ख़ान कल्ला हुआ है। बेशुमार किस्से कहानी है, जो ज़ाहिर है कि इसमें गैर मुल्की क़ुव्वतें भी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि हर वहाँ समझा गया कि इस मुल्क के अंदर फ़ौज को तकड़ा किया जाए। अमेरिका पहले दिन से ही मुख्तलिफ इमदादी पैकेट लेके आ गया, PL-480 ये वो, हर तरह की फ़ौज के लिए बंदूकें, बूट्स ये वो, और वो फ़ौज को, क्योंकि कोल्ड वॉर का ज़माना था, एक और चीज़ है कि 50s 60s 70s पूरी दुनिया एक इंतहाई बड़ी नज़रियाती ये जो है जिसको कहना चाहिए कि तकसीम थी और एक तनाव था कम्युनिज़म के ख़िलाफ़। कहीं पे कैपिटलिज़म थी, यहाँ पे इस्लाम खड़ा था कि कम्युनिस्टों के मुकाबले में, और फिर रशिया को रोकने के लिए जो जहाँ पे आया जिहाद भी आया, और जिसका मैं खुद दिलो जान से हामी भी रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी तौर पे भी नहीं चाहता हूँ कि अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो हमारी मर्ज़ी के बगैर हमारे मुल्क पे कब्ज़ा करे, या हमारी सरहदों पे कब्ज़ा करे, या हमारी बंदरगाहों को इस्तेमाल करे। एनीवे, तो उसमें उसके बाद पाकिस्तान के अंदर किसी को जो बिटवीन 51 ख्वाजा नाज़िमुद्दीन आए, उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया गया। वो असम्बली है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, फिर एक लामतनाई सिलसिला जारी रहा, 6-7 बंदे वज़ीर आज़म तक तब्दील हुए। फिर एवेंचुअली अयूब खान ने फिर 58 का माशरा लगा दिया और एक नया निज़ाम जो है उससे हमें इंट्रोड्यूस कराया। उसको रजिस्ट किया फिर फातिमा जना क़ायद-ए-आज़म की बहन ने, जो मेरे नज़दीक बहुत बड़ी शख्सियत थी। मेरा ख्याल है कि तहरीक पाकिस्तान में मैं उनको लियाकत अली ख़ान को बहुत बड़ा मकाम देता हूँ, लेकिन फातिमा जनाब को भी निश्तर, बड़े बड़े लोग थे, फातिमा जनाब को मैं इनसे भी ज़्यादा देता हूँ, कि उनका रोल उस वक्त जो था, अगर वो बखूबी ना निभाती और वो नर्स ना बन के रहती, तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी हमें 100% एक TB के मरीज़ की 100% कैपेसिटी चाहिए थी, वो फातिमा जना के ही एक एड बेटर सपोर्ट और उनकी जो नर्सिंग थी, उनका ख्याल रखना था, हर जगह वो साथ होती थी। ट्रेन के अंदर भी उनकी तीमारदारी के लिए, उनका रखने का, उनकी दवाइयों का। तो बेचारा फर्स्ट टाइम फिर सियासत में आई अयूब खान को अंडू करने के। इन बदबख्तों ने अगर उसको भी जीतने दिया होता तो हम पाकिस्तान जो है वो इस सूरत में हमारे पास ना होता। फिर उसके अंदर फिर बशी पाकिस्तान के लीडरों का बहुत बड़ा रोल था, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा,
इन्होंने हमें ये बहुत हमारी नौजवान नस्ल और आप लोगों को नहीं पता कि असल मसला ये हो गया था कि मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी, यहाँ कम। और हम इस खदशे से कि मशरक़ी पाकिस्तान में डोमिनेट ना करें, हमने उनको बताया कि जी हम आपके जो 3.5 करोड़ बंदे हैं उनको अपने जो है 3.25 करोड़ मगरबी पाकिस्तान में उनको बराबर करेंगे। 1970 में वो शायद 5 करोड़ हो गए थे, हम 4 करोड़ थे, 9 करोड़ की आबादी थी। उससे पहले 6-7 करोड़ की आबादी थी 50 से आकर में, और पाकिस्तान बनते ही शायद कोई 6 करोड़ होगी, 5.5 होगी। उन्होंने जिसको कहना चाहिए कि पैरिटी मान ली, खुद रसूल दिया। 54 के अंदर हम आइन बनाते बनाते रह गया कि बोगरा फार्मूला आया, अगेन वही ट्राई का। जनरल अयूब खान CNC, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा डिफेंस मिनिस्टर, और जिसको कहना चाहिए कि वो जो गुलाम मोहम्मद, इन्होंने मिलके हर चीज़ को इन्होंने न्यूट्रलाइज किया। इनको कुछ नहीं पता था क्या बर्बादी हुई। 56 के अंदर फिर हमारे बानियान पाकिस्तान ने मिलकर एक चौधरी मोहम्मद अली यूसुफ वज़ीर आज़म थे, उन्हें फिर एक आइन दिया, फिर आइन उसमें भी पैरिटी कि इक्वल नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन उधर से होंगे, इक्वल नंबर ऑफ ये होगा, असेंबली होगी। शीरो शक्कर और मशरक़ी पाकिस्तान के लोग बढ़ चढ़ के, बोगरा फार्मूला के बाद आइन आया, आइन ने चलने दिया। सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने कहा ये आइन मैं तब बनने दूंगा मुझे सदर बना दिया जाए, बल्कि उससे पहले शायद वो सदर बन चुके थे किसी न किसी तरीके से। जब आइन के ऊपर बातचीत हो रही थी तो गुलाम मोहम्मद को उन्होंने अयूब खान के साथ मिलकर निकाला। फिर आके उसी जगह जाके फिर मेरा ख्याल में आखिरी वज़ीर आज़म इस सीरीज़ का फिरोज़ खानून थे। 58 में आके 7 अक्टूबर 1958 को माशा लगा दिया सिकंदर मिर्ज़ा ने। 20 दिन बाद अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को भी लात मारी, खुद बन गया। फातिमा जिन्ना ने आगे 65 के अंदर जो 64 का इलेक्शन है उससे पहले 1 साल कैंपेन चले, पूरे पाकिस्तान को जगा दिया। फातिमा जिन्ना के हराने के बाद मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर एहसास महरूमी जो है वो अयूब खान के वक्त में इतना पैदा हो गया और बढ़ता गया। फिर है हिंदुस्तान 1947 के अंदर बिजी हो गया था, बंगला ज़बान और पत्नी क्या क्या नहीं। अब इस सारी जो है ना कायज़-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब गए उर्दू ज़बान के मुकाबले में, उन्होंने बंगला ज़बान से लेके आए और ये सारे इंडिया करवा रहा था। शुरू से ही इंडिया हर तरफ से लग गया, इधर से अफगानिस्तान से हमारे पीछे पड़ गया, उधर से, क्योंकि वो उन्हें ज़हनी तौर पर पाकिस्तान को कबूल ही नहीं किया था इंडिया ने। और वो समझते थे कि ये पाकिस्तान अगर मजबूत हुआ तो इंडिया के अंदर जो है वो इंडिया को मुतहद रखना भी इसमें मुश्किल हो जाए और एक एक करके कई लोग और आज़ादियाँ मांगें। इससे वो चाहते थे पाकिस्तान जो है वो तितर बितर है। हमने उनकी पूरी मदद की और ये जो हमारे जो थे इदारे थे, जो फ़ौज थी, जिसको हम हमेशा से मजबूत देखना चाहते हैं, क्योंकि इसकी मजबूती और पाकिस्तान की मजबूती जो है ना वो इंटरट्वाइन है, एक दूसरे से बाहमी मुंसलिक है। लेकिन इन्होंने मज़ीद जो गड़बड़ हुई ना ये कि नहीं, ये मुल्क में मजबूत भी हो और मुक़तदिर भी हो। अब जिन मुल्कों के अंदर भी फ़ौज काबिज़ रहती है वो मुल्क किसी सूरत में कभी तरक्की नहीं कर सके। मौज़े तंग के अंदर चाइना नहीं तरक्की कर सका जब ये पूरा एक बड़ा अथॉरिटेरियन कानून मौजूद था। हालांकि वहाँ एक कंटिन्यूटी थी, कम अज़ कम वहाँ का जो निज़ाम था उसके अंदर एक तसलसल था और एक मुस्तहकम निज़ाम था। तो उसमें तो 71 का जो सन है जो आपने पूछा है कि 50s और 60s और 70s में, तो उसने तो पाकिस्तानी चूल्हे ला दी, हमने मुल्क टूट किया। मैं वो बदनसीब आदमी हूँ कि जिसने इस मुल्क को टूटते देखा। मैं कहता हूँ अल्लाह मेरी ज़िंदगी में वो दिन ना लाता। आज भी मैं साने मशरक़ी पाकिस्तान का सोचता हूँ तो मेरे यकीन जानो कि मेरे से बात करना मुश्किल हो जाती है, मेरी बिल्कुल आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन मैं कितना बिलक बिलक के रोया था, 19 साल का था और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे अपने ये कुछ रिश्तेदार मर जाता है, कोई अजीज मर जाता है तो दिलासा देने वाले 4 बंदे मौजूद थे, सारा मुल्क ही रो रहा है। कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जिसके ऊपर ये सानियात बराह रास्त ना पड़ो। एक वालदैन मरते हैं तो आपके मरते हैं, बाकी जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं वो आपके वालदैन पर अल्लाह अब उनको लंबी से हर के वालदैन को लंबी ज़िंदगी दे, जिन लोग महरूम हो चुके हैं। तो जो दूसरे दिलासा देने वाले लोग होते हैं वो मौजूद होते हैं।
ये वाहिद सानिया था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को दिलासा देने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं था। हमने देखा, लेकिन यहाँ से भी सबक सीखते, बिल्कुल सबक नहीं सीखा, ना तो सियासतदानों ने और ना हमारी अस्करीदारों ने। फिर वही गेम शुरू हो गई। तो ये तो ज़रूर हुआ कि रूस की, जिसको कहना चाहिए कि 86-87 के अंदर जिसको मैं हमेशा कहता हूँ फॉल ऑफ द रशियन एम्पायर, जो रूस के जो गिरा या दुनिया ने, तो उसकी जो बाकी मुसीबतें वो तो अलग हैं, लेकिन उससे वो नज़रियाती जंग थी ना लेफ़्ट राइट की, वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद क्या नया निज़ाम आया, उसकी कई जहतें आई हुई हैं, वो हम सारे आज भुगत रहे हैं। वो क्या निज़ाम था, वो कौन सी चीज़ें थी, वो कौन सी कशमकश थी, कौन सी अंदरूनी और बैरूनी जो है बाहमी अक़वाम की जंगें थी, किस सूरत में आई हैं और कैसे हैं, वो आज भी हम भुगत रहे हैं। 1 से लेके 60, 70 फिर साले मशरक़ी पाकिस्तान और अभी तक जो है आपने कई जमहूरी और आमरती दौर जो हैं वो देखें। आपके नज़दीक सबसे बेहतर दौर कौन सा था जिससे पाकिस्तानियों को भी रिलीफ मिला हो, लोगों ने सुकून की सांस ली हो? मेरा ख्याल में हमें नहीं मिल सका, बदकिस्मती से। हमें अब जो तो चीज़ें मैं कहनी शायद नहीं हूँ और उनको मैं तारीख़ के सफ़ात में ढूंढता हूँ, फरोलता हूँ, तो मुझे ज़्यादा ख़ुसूसन हमारे जो बुज़ुर्ग दोस्त हैं डॉक्टर सफदर महमूद साहब और बेशुमार तारीख़दानों ने जो पाकिस्तान की बनने के बाद पहले 13-14 साल अयूब खान के वक़्त तक जो कुछ होता रहा, तो उसमें तो देखा कि सिर्फ 47 से लेके 51 तक एक मुमलिकत को संवारने के लिए गैर मामूली तरीके पे एक सियासी इस्तेकाम भी था और एक शऊर भी था और एक राइट डायरेक्शन में चल रहे थे। उसके बाद महलाती साजिशें, जब आप ये देखें 51 से लेके 58 तक आपके एक असेंबली जो उसको टिकट ना दिया जाए, उसके कई आइन ना बनने दिया जाए, आइन बने तो उसको फौरी एब्रोगेट कर दिया जाए 2 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर ही। तो फिर उसके बाद एक होप हो सकती थी और मुझे तो उससे भी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ा तबका उससे अपनी उम्मीद लगा बैठा था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने टूटे फूटे पाकिस्तान को किया। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है किसी न किसी तरीके से मुत्तहिदा पाकिस्तान जब टूट रहा था, तो ये मैं हमेशा समझता हूँ कि उनका भी एक रोल था। ये नहीं कि उन्होंने तोड़ा, लेकिन उन्होंने इसके अंदर अपनी एक वो तलाश कर लिया मुकाम। उनको पता था कि मुत्तहिदा पाकिस्तान के अंदर शायद उनको सियासी तौर पे इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद ना मुकाम मिले, तो वो, लेकिन चलो जैसे तैसे हुआ, तो पाकिस्तान को वो मुकम्मल मुस्तहकम सियासी निज़ाम दे सकते थे और मौका ना मिलता किसी भी अफवाज पाकिस्तान को। और एक दफ़ा आप वहाँ पे जिसको कहना चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं सियासी निज़ाम के तहत वो हल्फ जो उठा के उनकी ज़ुबानों को असबर हो चुका है हमारे बड़े बड़े काबरीन जर्नैलों को, और बार बार उन्होंने उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। यानी कि जब वो उठा रहे होते हैं तो उनको ये पता होता है कि ये जो है ना उनके वहम जो जैसे कि उनको वो सिर्फ लफाजी पे जा रहे होते हैं, उसकी जो स्पिरिट है उसको वो ना समझते हैं, ना वो समझना चाहते हैं, ना उसके पाबंद हैं। तो और वो आइन के अंदर मौजूद था हल्फ, तो उसकी बार बार हमारी खिलाफ वर्जी हुई। आज भी हम देखें कि किसी तौर में आइन इजाज़त नहीं देता इस तरह की सूरत हाल को कि एक पस पर्दा हमारी जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं वो जो है वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर मुलवस हो, क्योंकि हल्फ उनका कहता है कि किसी तौर पे भी हम मुलवस नहीं होंगे। और अब ये बिल्कुल हमें एक बिल्कुल अया और टीवी के ऊपर गुफ्तगू सुनते रहते हैं। इवन इमरान खान साहब के जो क्लिप्स हैं वो सुन के तो हम थक गए थे कि किस तरीके से ये पस पर्दा क़ुव्वतें हैं।
जिसको कहना चाहिए कि मलफूफ अंदाज में नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं, जरदारी साहब कह चुके हैं, और फिर ये इतनी इजाज़त है, इससे ज़्यादा मीडिया के ऊपर इजाज़त ही नहीं है। और तो वो जो निज़ाम को जो है अगेंस्ट जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए तो वो ये कर रहे हैं। अच्छा, आम सूरत हाल ये है कि इसमें निज़ाम, आपके जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई हुकूमत चलती मेरिट पे, खुद अपने तौर पे चलती बग़ैर कोई दखल अंदाजी से, तो मैं कहता कि जी को निज़ाम चल रहा है। जरदारी साहब के पिछले 5 साल पूरे किए पीपल्स पार्टी ने, वज़ीर आज़म को वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे, एक वज़ीर आज़म 4 साल, एक 1 साल, नवाज शरीफ एक 4 साल, एक 1 साल। मेमो गेट आया और उसने ऐसा तहलका मचाया कि लगता था पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज गई कल गई। वही कादरी साहब के धरने, जरदारी साहब के, वही नवाज शरीफ वक्त में आए, वही धरने, और धरनों को रोकने के लिए पुलिस की जुर्रत नहीं थी कि उनको रोकती। और एक वो जुनेद जो था, उसको एक गुलैल से जो लगा, वो ज़िंदगी और मौत से बचा। और किस तरीके से वो रेड जोन के अंदर बैठे थे, और कोई जो था स्टेट की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, या कोई पार्स है, पुलिस है, या जो कोई, किसी में हिम्मत तो जुर्रत नहीं थी कि उनको उमाली आग देखते, क्योंकि उनके पीछे जो कुव्वत बैठी थी, चाहे वो फैज़ाबाद का धरना था, चाहे इस्लामाबाद के धरने थे। ये वो हालात हैं जिससे अब हम निकल नहीं सकते। अब जिन्होंने ये हालात पैदा किए हैं, पहला मौका है कि अब वही भुगतेंगे। अब वही, चाहे वो उन्होंने वो तैयार किए हैं, वो जो क्या नाम है फैज़ाबाद के धरने वाले का, जो हैं रिजवी साहब, खादिम हुसैन रिजवी साहब, या बाकी ये तैयार किए थे। और तो ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये भी तुरंत इम्तियाज़ रहे सारी हुकूमतों में। जुनैद साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का वजूद किस तरह वजूद में आई, और आप जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान जो है वो सियासत से एक किस्म के नाबल्द हैं, तो क्या उनको सियासत में लाने में आपने किरदार अदा किया, या उन्होंने अचानक इतनी पार्टी बनाने का फ़ैसला कैसे कर लिया? मेरा ख्याल में मैं तो किरदार तो क्या अदा करता, मैं तो कमा हक हूँ इस बात से आगाह था कि जो सियासत है वो उसकी जो पेचीदगियाँ हैं वो सारे मेरे सामने थी। हमें पता था कि ये इनके बस का रोग नहीं है, ये सियासत के अंदर बहुत ही ख्वार होंगे, और जो अल्लाह ने इनकी एक इज़्ज़त दी हुई है, जो इनको एक चाहत मिली हुई है, वो सियासत उसके जो है किसी तौर पे भी इजाफा नहीं, कमी करेगी। खैर बाद के वाक़यात ने तो ये साबित कर दिया कि वो जिस किस्म की सियासत कर रहे थे उसकी फिर अपनी बातें थी और अपनी कमी पेशियाँ थी, उसकी अपनी एक ज़िल्लतें और रसवाइयाँ थी, जो कि बज़ाहिर हम लोग इक़्तिदार में आने के बाद ये समझते हैं कि शायद ये कोई इज़्ज़त की बात है, इमरान के लिए नहीं थी। फिर 2 शासक अवान वज़ीर बन जाए, मैं बन जाऊँ, आप बन जाए, कुछ तबकों के अंदर इसको बहुत बड़ा समझा जाता है। बावजूद है कि पता है कि ये इस तरह की पोजीशन लेना कोई जो बहुत सारे लोगों की नज़रों में ये एक नीचापन भी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जो है ने ज़िंदगी में शोहरत जो है, और शोहरत के साथ एक करिश्मा, ऐसी शोहरत जिसमें चाहत थी, जिसके अंदर लोगों के अंदर ये टूट के लोग आपके ऊपर, जिसको कहना चाहिए कि एक आपके टूट पड़े हुए थे आपके ऊपर, तो वो शोहरत जो है उस साथ वो ये भी मालूम था कि जो स्पोर्ट्स की लाइफ है बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। अब कहाँ गया इंजमामुल्लाह, कहाँ गया तेंदुलकर, कहाँ गया गावस्कर, तो अपनी ज़िंदगी में ही एक स्पोर्ट्समैन जो है, कहाँ गया मैराडोना, ये अपनी ज़िंदगी में ही वो एक मकबूलियत अपनी सामने अपनी जो खर्च होते या उसको फेड आउट होते देखते हैं कि वो बिल्कुल निकल रही होती है। और इसका इमरान खान ने जिसको कहना चाहिए कि उनको वाकफियत भी थी, उसका कई दफ़ा तस्करा भी हुआ।
तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात आई समाई थी कि मैं अगर सियासत में आ जाऊं तो इस कॉन्टीन्यूटी को, इस शोहरत को मैं एक कर सकता हूं। और वाक़या वक्त ने साबित किया कि शौक़ खानम हस्पताल का कुछ अर्सा गुजर गया, 92 में वर्ल्ड कप जीता, 94, 95 तक शौकत हॉस्पिटल बनाते रहे। तो उसके बाद, और ये बात मुझे बाद में कहते तो थे कि मैं इसका ये वाक़या बना कि इमरान खान पर बदकिस्मती से बहुत ही झूठ बोलते थे, और मुझे खुदा गवाह कि मुझे ही पता था कि वो इतने स्किलफुल जो है झूठे हैं। या तो उनको एहसास नहीं था, या उनको एक लफ्ज़ होता है नफ्सियाती जिसको साइकोसिस या हेलुसिनेशन कहते हैं, तो वो एक वो हेलुसिनेशन का शिकार थे। उसके अंदर आपको हकीकत से आप बहुत दूर चले जाते हो, फिर आप कुछ समझ नहीं आती कि आप मुख्तलिफ अनवा किस्म की बातें करते हो, तो उसकी आपको दस्तरस कोई आप उससे ठीक समझ रहे होते हो, लेकिन वो आपको दूर हकीकत से दूर ले जाती हैं। जब क्रिस्टियाना बेकर जो उनकी क्रिस्टियाना बेकर जो उनकी एक जर्मन दोस्त थी, तो उन्होंने अपनी किताब फ्रॉम MTV टू मैका लिखी। तो उन्होंने कहा कि मुझे 92 में जब मेरा इमरान खान साहब से पहली दफ़ा इनकाउंटर हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि मैं जैसे शौक़ खानम हस्पताल कंप्लीट होगी तो मैं सियासत में आ जाऊँगा। फिर बाद में बताया कि जो करिश्मा और शोहरत वो जो ताली ग्राउंड में बजते देख रहे थे, और हर जगह इमरान खान की जो पजीराई हो रही थी, वो सियासत में आके ही फिर मीडिया और कैमरों के अंदर उसी तरह ही रचे बसे रहे, और उसी तरीके से उनके सामने जो है वो लोगों के सामने आते जाते रहे। तो ये नुकता था जो मैंने, मेरा ख्याल है कि बड़े देर बाद आके ये पाया था, क्योंकि मैं इससे गौर ज़रूर करता था कि एक बंदे को सियासत से शगफ नहीं है, सियासतदानों के बारे में, उसके बारे में कोई उसको सियासत के कुछ भी नहीं पता था, ना उसे तरीके पाकिस्तान का पता था, ना पाकिस्तान की मौजूदा सियासत का पता था, ना उसके अंदर कोई आइडियलिज्म था सियासत तौर पर। नज़रिया जिसको कहते हैं, मुझे समझ नहीं क्या कहते हैं कि नज़रिया ये कहने को मंशूर नज़रिया नहीं होता कि आपने इंसाफ देना, आपने रोटी देना, कपड़ा देना, ये नज़रिए नहीं होते। आइडियोलॉजीज होती है ना, जो मुल्कों के ऊपर चढ़ाई दौड़ते हैं, तो वो आइडियोलॉजीज के ऊपर करते हैं। तो जो जिसको कहना चाहिए कि पैगंबर जो होते हैं वो नज़रिया लेके आते हैं, फिर उनका जो कोई बंदे उनको निगेट करते हैं तो नज़रिया लेके आते हैं। कार्ल मार्क्स नज़रिया लेके आया था, ये बहुत बड़ी ये थ्योरीज लेके आते हैं, आइडियोलॉजी लेके आए। डार्विन जो है वो बहुत बड़ा नज़रिया लेके आया था। मुसोलिनी भी फैशिज्म को नज़रिया लेके आया था, एक फैशिस्ट नज़रिया था जो उसको लेके आया था। तो ये कहते हैं जी हमने मुल्क में अदालतें ठीक करनी, ये हमारा नज़रिया। सारी सिर्फ इमरान खान नहीं, बाकी जमातों की भी नज़रियाती तौर पे ना सिर्फ कमाई की है, बल्कि बहुत ही तंग नज़रिया है, मायोपिक एक उसका नुक्ता नज़र है। तो खैर वो अपने आप को मेरा ख्याल है कि कुछ कन्विंस करते होंगे या दिल लुभाते होंगे, तो वो नज़रियाती सियासत जो है ना, उस दिल लुभाने के चक्कर में वो सियासत में आए। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि जो उनको क्रिकेट ने जो एक मीडिया में जगह दी हुई थी, तो वो बाद में जो आँख खोजल पहाड़ ओझल, और फिर उसकी कई मिसालें हमारे सामने थी, और हम देखते भी थे कि ये उस सूरत हाल से जो बाकी उनके साथी स्पोर्ट्समैन 2-4 थे, जब उनका दौर ख़त्म हुआ और बड़ा प्लेयर उससे को बड़ा आ गया, तो उससे वो जगह ले लिया, और उसका तूती बोलता रहा। तो बहरहाल वो अब मीडिया में है, फॉर द राइट रीज़न द रॉन्ग रीज़न। अच्छी बात या बुरी बात, हमारे दोस्त हसन निसार साहब कहते हैं कि शोहरत इटसेल्फ जो है ना, उसकी कोई बेमानी होती है। ये शोहरत कोई मतलब ये नहीं है कि शोहरत का मतलब है कि आप इज़्ज़तदार हो गए। शोहरत आपको अच्छी शोहरत है, बुरी शोहरत है, किस फील्ड की शोहरत है, वो बड़ी खूबसूरत किसी डेफिनेशन करते हैं हसन निसार साहब। नहीं सब अरसा दराज तक कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम 9 में भी आपका किरदार रहा, आपने उस पार्टी की बागडोर को भी संभाल रखा, लेकिन जैसे ही ये पार्टी अरूज की जानिब जाती गई, आप इस पार्टी से दूर होते गए, इसकी क्या वजह थी? देखिए 2-3 चीज़ें। पहली बात तो यह है कि पार्टी की बागडोर कभी मेरे हाथ में नहीं थी।
मैं तो अपने तौर पे चंद चीज़ें अपने आप ऊपर ख़ुद नाफिज कर ली थी, ये जानते हुए कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कहाँ कहाँ क्या क्या मसाइल आ सकते हैं और उनको सियासत के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और वो भी उन सारी जो चीज़ें मेरे बस समझ में आती थी उनको इमरान साहब से मनवा भी लिया करते थे और नहीं भी बनवाते थे। और नाम मानने की वजह ये नहीं था कि उस शहर इस चीज़ के बारे में उनको उसका कोई उनका इदराक था, उसकी वजह ये होती थी कि उनको उस चीज़ का इदराक ही नहीं होता था, तो उनकी समझ में आती नहीं थी कि ये चीज़ गलत कैसे हो सकती है, सही कैसे हो सकती है। चुनाचे वो उस अपनी जिसको कहना चाहिए कि ज़हन के अंदर जब उनके ये बैठ जाता था कि ये चीज़ जो है ठीक होगी या होनी चाहिए, उसके उस गुमा के ऊपर या उस खुशफहमी में वो उस पर अमल पैरा होते थे और नहीं मानते थे और मान भी लेते थे। मैं समझता था कि मैं जब ये सियासत में आए तो मुझे पता चल गया था कि मैं किसी न किसी हद तक इनके लिए मुमदो मामूल हो सकता हूँ। तो मैं पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को बहुत अच्छी तरह जानता था, मैं पाकिस्तान के सारे मीडिया को बहुत अच्छी तरह जानता था। बहुत सारे अहम लोग हर सियासी जमात में वो मेरे ज़ाती दोस्त हैं। मीडिया के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नाम मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मेरी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी हुई थी। फिर उनके साथ करने के अलावा मेरे अपने अंदर एक बड़ा एक सेटल्ड जिस उसके अंदर कमी पेशी हो सकती है, लेकिन बड़ा एक मुस्तहकम एक मेरा ज़हन था सियासत के अंदर। तो मैंने ये सोचा कि इनको ना सिर्फ मैं वो मदद फराहम कर सकता हूँ, इनको जहाँ जहाँ इनकी मुश्किलात होंगी, कोई लोग इनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने पाकिस्तान की तारीख थी कि किस तरीके से तकड़े सियासतदान, चालाक शरीर सियासतदान नौवारिद को ख़राब करके कैसे ज़लील व ख्वार रुसवा कर देते हैं। जैसा कि 96 के अंदर इनके साथ किया इदारों ने कि इनको हल्ला शरी दे के सियासत में लाए और इनको नहता छोड़ के बिल्कुल जितना ज़िल्लत इमरान खान को 96-97 के इलेक्शन में उठानी पड़ी या कैंपेन में उठानी पड़ी कि जब इमरान खान जलसा करता था तो आगे बंदे नहीं होते थे, बच्चे चंद बैठे होते थे। तो ये बड़ी एक तज़हीक अमेज़ वक्त था, वो भी गुजर गया। फिर उन्होंने दोबारा मुशर्रफ के साथ चलने की कोशिश की। मैं तब भी इनको वार्न किया कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको नंबर्स पूरे करने हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोग इनकी सपोर्ट करें और आप उन्हीं में काउंट हो रहे हो। लेकिन जिन लोगों की अहमियत है इस सियासत के अंदर उनको वो उसमें आला मकाम देना है। इमरान खान साहब को तब समझ आई, मेरी बात समझ नहीं आई, तब समझ आई जब प्रैक्टिकली जो है ना इनको जलील को ख्वार करके रुसवा करके उन्होंने पहले काफ लीग बनाई। तो ये तलमलाए, ये मुशर्रफ साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये तो करप्ट लोग थे। उनको करप्शन से गर्ज नहीं थी, उनको ये थी कि उनके इस वजह से शायद वो उनसे वो बारात ले ले, ये ना खड़ा कर। उनको चौधरी शुजात साहब की या मियां अजहर की या इन लोगों के बारे में ये उनका कोई सबूत नहीं था, ये करप्ट लोग हैं। इनका मसला ये था कि ये चाहते थे कि मुशर्रफ साहब जो है इनकी बजाय पुराने सियासतदानों की बजाय सबको दफना के मुझे आके लेके आए, जो कि आजकल का सीन बना हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम एक और ग्रुप बना रहे हैं जिसमें फारूक लगारी साहब की मिलत पार्टी है और इस तरह बेशुमार है नेशनल, जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। जब वो बनी तो उनको इनको बुलाया तो उन्होंने कहा जी हमने पार्टी ग्रुप बना लिया एक इताब, और उसके मेरे ख्याल में दुरानी साहब शायद जनरल सेक्रेटरी बने थे और गुलाम मुस्तफा चित्तोई साहब उसके हेड बने थे। तो आप इसमें शामिल हो जाए। तब ये फिर रिएक्ट बड़े जल्दी करते हैं, अब भी करेंगे, ये इनकी आदत है। तो ये फिर रिएक्ट कर गए। फिर उन्होंने बदज़ुबानी की इदारों के खिलाफ वो खुलेआम की, अभी तक उनकी वायरल हुई हैं, कोई देखना चाहे देख सकता है, लेकिन कोई उससे गर्ज रखना चाहे रख ले, या कोई नहीं रखना चाहता ना रखे। तो मेरा ख्याल ये था कि जिन चीज़ों से मैं बचाना चाहता था, जब क्रिटिकल मौका है तो बच्चे नहीं, खुद उनको जब परेशानी तक हुई, मेरा कंट्रीब्यूशन को हो सकता है तो ये हो सकता है जो कि जिसने इनकी सियासत को थोड़ा सा दुआम बख्शा, या अल्टीमेटली वो सियासत के लिए वो कहता है उनकी सियासत का एक वजह वजूद होता है। वो वजह वजूद जो सियासत का वो मेरा मियाँ वाली में 1 साल के लिए मियाँ वाली शिफ्ट हो जाना था और
मियाँ वाली की नशिस्त जैसे अब भी इलेक्टेड है, वहाँ से इनको मुंतखब करवाना था। उनमें उनका अपना ज़ाहिर है कि इमरान खान का एक अपना एक था, वजूद था, लेकिन इसी वजूद के साथ पूरे पाकिस्तान में ये 8 हल्कों से इलेक्शन लड़े थे और मियाँ वाली के सिवा 7 हल्कों से इनकी ज़मानतें ज़ब्त हुई थी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 2002 के इलेक्शन में इमरान खान की जो है वो सीटों की ज़मानतें ज़ब्त हो, लेकिन अचानक फिर 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बहुत बड़ी सियासी जमात बन के उभर आई। इसकी क्या वजह? पहले तो थोड़ा सा 2-4 फिक्रों में मैं उसको वाइंड अप कर लूँ, और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो इमरान खान जो है फिर मुशर्रफ के, जब मुशर्रफ आया तो मैंने इनको अर्ज़ किया कि देखें इस वक्त नवाज शरीफ बेनज़ीर नहीं है, और एक आप स्ट्रगल करें तो जान बना सकते हैं। बहरहाल इन्होंने जो जिसको कहना चाहिए कि मुशर्रफ के साथ जाके बहुत सारा अपना कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। अब इनकी खुशकिस्मती है कि 9/11 हो गया और इन्होंने 9/11 में वो स्टैंड लिया कि जो पाकिस्तानी अवाम के दिल की आवाज़ थी कि अमरीकी फ़ौजों की मुखालफत और वहाँ पे जो लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती थी उनकी हमायत और तालिबान की हमायत है। ये पाकिस्तान के अमूमी तौर पर उनके बारे में खुसूसन KP प्रोविंस में हमदर्दी पाई जाती थी। दूसरा ये कि बहुत से TV चैनल्स खुल गए 2001 में, उनके पास शख्सियात बहुत कम थी उस वक़्त, क्योंकि अपोजिशन में बिना बेनज़ीर मोहतरमा पाकिस्तान थी, ना जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान थे, तो इनको TV के ऊपर बड़ा एक्सपोजर मिल गया, तो एक उसमें हैसियत मिल गई। तो 2002 में जब मैं मियाँ वाली शिफ्ट हुआ तो वहाँ से इलेक्शन जब जीते तो इनको एक लेजिटिमेसी मिल गई। कोई सियासत में जब पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, हालांकि वो अकलौती और वाइस सीट थी, वो लेजिटिमेसी थी। इधर TV पे आना शुरू हो गए, पार्लियामेंट की वजह से इनकी कानूनी हैसियत भी मजबूत हो गई। बहुत सी बातें ये एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली कर सकते थे जो शायद और हैसियत में वो ना कर सकते, इनको बुलाया ही ना जाता, क्योंकि MLA बन गए थे और आ गए थे इस असेंबली के अंदर, जो अपोजिशन की एक मौसर आवाज़ बन गए थे, तो TV पे आना शुरू हो गए। अब आगे बात जी आपकी कि जी ये वापस आए कैसे। इमरान खान आम हालात में तो 2008 के इलेक्शन में वो हिस्सा लेते, तो उस हिस्सा लेते तो बेनज़ीर और नवाज शरीफ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, बल्कि नवाज शरीफ के साथ और काजी हुसैन अहमद के साथ ऑलमोस्ट उनका एक अलायंस हो चुका था। और ये उस वक्त अलायंस हो चुका जब नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया थे। ये मैं उसका अमीन हूँ कि इस फ़ोन के ऊपर नवाज शरीफ साहब से उनकी सऊदी अरेबिया में बात होती थी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं कभी इसके बारे में, क्योंकि आपका प्रोग्राम में पता नहीं इतनी गुंजाइश भी नहीं है और ये तफसील तलब मामला है। और काजी साहब से भी जो मीटिंग थी वो मेरे साथ और मैं ही जाता था, और ये ट्रायका बन के वापस जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो काजी साहब और इमरान खान साहब ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। उसमें एक तो वकीलों का बड़ा प्रेशर था कि जी आप लोग इलेक्शन का बायकॉट करें। अब नवाज शरीफ साहब शुरू में तो मान गए, और मेरा ख्याल है कि कोई अहमक सियासतदान ही बायकॉट किया करता। मैं इसके कभी भी हक में नहीं हूँ कि मैंने ये बात अपने उस्तादों से सीखी थी। मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद थे, और 74-75 के अंदर मैं उनका जो 70s में जब असेंबली थी तो मैं उनकी जो है जिसको कहने खिदमत में हाजिर रहता था, और उनसे एक बड़ा मेरा ताल्लुक़ वास्ता था। तो भुट्टो साहब के 77 का इलेक्शन आया तो मेरा ख्याल था, जब हम जज्बाती नौजवान, कि भुट्टो ने इलेक्शन फेयर नहीं कराई, बायकॉट कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये एक आखिरी चीज़ है जो ये चीज़ है जो कभी सियासतदान को नहीं करनी चाहिए। छीनने दें इलेक्शन, अवाम रिएक्ट करता। आपने देखा नहीं है कैसे इलेक्शन के बाद अवाम कैसे रिएक्ट कर गए हैं, कि बावजूद है कि इमरान को जितवा दिया है, लेकिन लोगों के अंदर एक जो बेचैनी और बितमिनानी है वो आए दिन वो मल्टीप्लाई हो रही है। उसकी वजूहात जो है ना कई और भी उसमें ऐड हो जाएंगी। तो मैं बड़ा खैर उसमें शोर मचा है। इमरान खान के इलेक्शन की जो सीधी बात है, वजह एक ही थी कि अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस थे, और इनके खिलाफ डॉक्टर शेर अफगान जो आजकल PTI के MNA अमजद अली खान के वालिद थे, उन्होंने एक रेफरेंस भिजवाया हुआ था, पहले इलेक्शन कमीशन भिजवाया था। तो इलेक्शन कमीशन ने हामिद खान ने वकालत करके इनको टाइम पार्ट करा दिया था।
कि आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पेपर क्यों नहीं किया। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इनका जो है एक जिसको कहना चाहिए कि जो अब हर वक्त जो अभी इफ्तिखार चौधरी साहब ने जिसके समय केस किए हुए यही केस जो है डॉक्टर शरफगंज साहब उन्होंने किया हुआ था। अब ये इनको पक्का यकीन था कि इनको मुशर्रफ डिस्क्वालीफाई करवा देगा इलेक्शन कमीशन के थ्रू। वहाँ पे हामिद खान ने चूँकि बहुत बड़े वकील थे मैनेज करके टाइम बाढ़ करा के निकाल दिया। अब वो आ गया सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल हमीद डोगर की डोगर कोर्ट सी। इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त माजूर हुए थे और वहाँ पे बड़े रूथलेस फैसले आ रहे थे। जैसे आजकल हमारी अदालतों में बेशुमार फैसले आ रहे हैं, जैसे मर्जी आ रहे हैं, नैब के अंदर मर्जी की चीज़ें हो रही हैं, तो यही माहौल था उस वक्त में, वन साइडेड। और इमरान खान की अपनी तकरीरें भी यही हैं। उस वक्त नवाज शरीफ साहब को डिफेंड यही कर रहे थे कि देखें ये साहब होता है कि आप उनको जो है दबोच के और पकड़ के और इस तरह वन साइड केसेस चला के आप वो कर रहे हैं। अब जब तो इमरान खान के जेहन में यह था कि मैंने इलेक्शन में उस वक्त टाइम बार्ड करा लिया, अब मैंने इलेक्शन के अंदर पेपर में दाखिल कराया तो मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाएगा। और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना था, उसमें हदूद भी लगनी थी और उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए सियासत भी खत्म होनी थी। तो इनके अंदर जो बायकॉट के अंदर ये जो बड़ी जो मोरालिटी दिखाते हैं कि मेरी बहुत बड़ी कोई अखलाकियात थी, ये अखलाकियात की वजह ये थी कि मैं कभी इसके ऊपर ज़ुबान नहीं उठाई। लेकिन चूँकि ये चीज़ें सारी कोई तारीख के अंदर कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और कुछ चीज़ें की है कि ये मैंने जब जान लगा मैंने भी बहुत मेहनत की कि आप इस मौजूद इलेक्शन लड़ें और इनको ये सारे काम करने दें। इधर जब इलेक्शन 2008 के अंदर इनको नवाज शरीफ के साथ मिल के 15, 20, 25 सीट्स मिल जानी थी, इतनी सीट के साथ जो इमरान की जो एक सियासत के अंदर एक कद काट कैपेसिटी था, वो 2013 के इलेक्शन में इससे बेहतर करनी थी। 2008 के बाद एक और वाक़या हो गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका हुकूमत बना ली। जब हुकूमत बनाई तो जिस दिन हल्फ उठाया मरकज़ी हुकूमत में मुशर्रफ से चौधरी निसार अली और इसाक डार साहब और साद रफ़ीक साहब और इस तरह चंद दोस्तों ने, तो इमरान खान साहब आए तो लेट न्यूज़ में उसको रिपीट कर रहे थे। तो मैंने खान साहब को बताया कि तुम्हारा काम बन गया है। उनको फिर भी नहीं समझे कैसे मेरा क्या मतलब है। मैंने कहा हुजूर, जिस तरीके से हुकूमत की एक स्लॉट होती है, इसी तरीके से एक अपोजिशन की भी स्लॉट होती है। वो इतनी बड़ी हुकूमत, किसी हुकूमत के सामने उतनी बड़ी अपोजिशन की हकीकत है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लॉट होती है, वो खाली हो गई है। फिर जब वो अलहदा हुए तो पंजाब के अंदर दोनों पार्टियां शीरो शक्कर रही। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और पीपल्स पार्टी के राजा रियाज जो है फैसलाबाद से राजा रियाज वो सीनियर मिनिस्टर थे। और फिर पीपल्स पार्टी के एक वहाँ पे भी पूरी मिनिस्टर की टीम थी। चला के जब ये सारा हुआ, जिसको कहना चाहिए कि ये काम अल्लाह आपका भला करे बने, तो पंजाब के अंदर जो स्पेस थी वो इमरान खान को मिलती गई। इमरान खान साहब पे फिर हमारे इदारों में एहसान चलाना शुरू कर दिया और ये बताया कि जी हम आपके साथ दाम दो में सुखने, क्योंकि उनको भी चाहिए था कि एक ऑल्टरनेट अगर तैयार बन रहा और मौका है तो उन्होंने, लेकिन इसमें इमरान का जो अपसाइड था या जो मकबूलियत थी 2011 में जो पीक पे पहुंची, और यही सर्वे रिपोर्ट थे जो दिसंबर 2011 के इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी 34% थी। उसके मुकाबले नवाज शरीफ साहब जो एक साल पहले 2010 के सर्वे में 43% पे खड़े थे और 2009 के सर्वे में 63-64% पे थे, वो आके 27% पे आ गए। और ये पहला और आखिरी मौका था कि इमरान खान साहब जो है नवाज शरीफ से आगे चले गए। और फिर उसमें एक और बात थी कि नून लीग जो थी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट में भी थी और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। तो मेरा अपना ख्याल है कि वहाँ से जिसको कहना चाहिए कि
ये जो उनको मिला वो जो स्पेस मिली वो 2012 में, फिर जिसका आपने जिक्र किया, पहले भी हमने उसका सरसी जिक्र किया कि इन्होंने वहाँ से छूटते ही इंटर पार्टी इलेक्शन करा लिए। और भी कई चीज़ें हुई, क्योंकि ये इनको यकीन ही नहीं था कि ये पॉपुलैरिटी बराह रास्त मुझे मिली है। ये नहीं था, वो भी होगा, लेकिन उसका कोई अमली मुजाहरा नहीं था, क्योंकि ये भागम भाग उठा के, और इनको जिसको कहना चाहिए कि यहाँ के हमारे जनरल पाशा साहब उठा के इनको अबू धाबी ले गए, और वहाँ से बैन अवी जितने भी अमेरिकन हैं उनको मिलवाने के लिए। तो टू हरी जिसको कहना चाहिए कि देवर बहुत जल्दी में थे वो सारे के सारे। और फिर आगे इंटर पार्टी इलेक्शन शुरू कराया। जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने ये दिसंबर के 28 और 29 दिसंबर थी, 25 दिसंबर को कराची में जलसा हुआ, अबू धाबी गए, वहाँ से वापस आए, और 28 और 29 दिसंबर को इन्होंने आके यहाँ पे करवा दिया टीवी पे आके इंटरव्यू में। मुबशर लुकमान के साथ इंटरव्यू था, जुमेरात के दिन उनका आखिरी प्रोग्राम था। तो उसमें कहा जी हम इंटर पार्टी इलेक्शन कराएंगे और पहले मेंबर्स बनाएंगे 30 लाख या 25 लाख, और फिर कहा 50 लाख, फिर कहा 1 करोड़। अगले दिन शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम आता था जुमेरात जुमा हफ्ता में, एक्सप्रेस में थे शाहजेब साहब। उनको कह दिया कि हम कराएंगे। मैंने कहा आपने मीडिया के साथ कमिट किया ना, ये आपको जाने नहीं देंगे, आप करवाएंगे। और ये इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ना, ये बिल्कुल आपके लिए एक अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली है। ये खुदकुशी है पार्टी की। उससे भी मेरी पूरा साल 2012 में टूर तकरा रही। लेकिन उससे भी हट के इमरान खान साहब के जलसे में जब लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख और 50-50 हज़ार बंदा आना शुरू हुआ, तो वो फिर एक और नया इमरान खान था। वो जिसको कहना चाहिए मौला अली करमल्ला वजहू का एक कॉल है कि जब उनको किसी ने आके उन्हें ऑडिटर भेजे अपने गवर्नर्स के लिए, तो उन्होंने कहा फलाना गवर्नर जो है वो बदल गया है। उसने कहा नहीं, उसकी असलियत बहर आ गई है कि इक़्तिदार, ताकत, पैसा जब कईयों को देखें नो दौलती हैं, तो या यकदम उनको बहुत इक़्तिदार मिल जाए, उनकी असलियत बहर आती है। तो इनफैक्ट 2012 में मैं जैसे इमरान को देखा, वो एक और उसके अंदर एक चीज़ आ गई थी, और लग रहा था जैसे उस इस कैफियत में आने का एक इंतज़ार कर रहा था। जैसे आप फरमा रहे हैं ना, मैं 22 साल फलान जी का इंतजार कर रहा था, वो तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 22 साल तो नवाज शरीफ के साथ कई दो पींगे बढ़ा चुके हैं। नवाज शरीफ को डिफेंड किया, टीवी क्लिप्स चल रही हैं। अभी पिछले साल जैसे कि 2018 17 जनवरी को जरदारी साहब के साथ जलसा करके गए यहाँ। फिर सेनेट का इलेक्शन मार्च में हुआ, उसमें इकट्ठे थे। तो इसलिए अब इसकी रीज़न तो आप देख सकते हैं कि वजूहत ये थी, लेकिन एंड जो कम था उसकी जो रिज़ल्ट था, जो अमलन उसके मुताबिक वो बिल्कुल ये जिसको कहना चाहिए कि वो जो अब कह रहे हैं तो वो अब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने दिन दहाड़े लोगों के सामने की हुई हैं। इंटरप्रिटेशन ही कुछ भी हो सकती है। तो वो 2012 का इलेक्शन था, मैंने उनको पहले बता दिया था कि आपकी पार्टी को एनाहिलेट कर देगा। मैं हकीकत बता दूं कि 2013 का इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था, जिसमें इनको 26 या 28 सीटें मिली थी, वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता था, क्योंकि मुस्लिम नून को चारों सानिचत हम गिरा चुके थे दिसंबर 2011 में। कोई शातिर, कोई काबिल, कोई ज़हीन, कोई सियासत से वाकफियत रखने वाला, मामूली फहम फरासत वाला आदमी होता, मुमकिन नहीं था कि मुस्लिम लीग नून उसके कैफियत से बाहर निकल सकती। और इमरान खान जो है वो उनके पीछे जो है रह जाते। लेकिन 2012 ने, और ये बातें मेरी उनकी जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर उसके अंदर कई हकीकतें हैं, बहुत लंबी तफसील तलब बातें हैं, बड़ी अच्छी खासी तू तकड़ा। जबकि उनके साथ असल मेरा जो थोड़ा बहुत तनाव आया था और बड़ी एक हमारे आर्गूमेंट्स हुए थे, वो इन्हीं बातों पे इन्हीं महीनों में हुए थे। और मैं इनकी मिन्नतें तरले करता रह गया था कि आप पार्टी को बर्बाद कर रहे हो, ये हो जाएगा। लेकिन उनके जहन में जो नक्शा था, 12 उनको ये बात सियासत में आए तब से लेके अब तक उनके जहन में ये रासिक हो चुका था कि मैं फ़ौज की मदद के बगैर नहीं आ सकता हूँ। और हर सूरत में उन्होंने अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ कुर्बान करके और फ़ौज के ज़रिए जो है अपने आप को जो है नाफिज किया।
जिन्हें साहब, आपने कभी मुल्की इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इलेक्शन लड़ा नहीं है, उसके बावजूद आपकी सियासी तबसरे, सियासी पेशगोइयाँ जो है वो इंतहाई जानदार होती हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने एक बात ज़िंदगी के मुझे शुरू में पता चल गई थी कि आपको सियासत में आने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए आपको बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। पहली बात, ये जितने लोग आए हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ, ये मैं कायद-ए-आज़म की सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की सियासत जिसमें मैं बड़ा हुआ, जो मैंने देखी है, उसके बाद बेनज़ीर हैं, नवाज शरीफ साहब आए हैं, इमरान खान है, ये सारे के सारे समझौते करते हैं। यहाँ तक भी बात रुक जाए तो खैर है। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर बहुत बड़ी खौफनाक चीज़ थी, वो ये थी कि आपके पास अगर दौलत नहीं है तो आप सियासत नहीं कर सकते। इमरान खान को बिलाखिर दौलत इकट्ठी करनी पड़ी। वो अबराज वालों ने जो आरिफ नकवी का जो स्कैंडल है, वो भी इन्हीं कही है कि इनको इलेक्शन में बेताज पैसा दिया, और इनको जितने दौलत वाले बंदे तो उनको डिफेंड भी करना पड़ा। लेकिन ये इससे भी हट के जो बंदा इंडिविजुअल्स हैं आपकी पार्टी के अंदर है, आज तहरीक इंसाफ में, जिनके पास पैसा नहीं है वो इमरान खान से दूर है, जिनके पास पैसा है वो इमरान खान तरीका कौमी रहनुमा है। यही चीज़ मुस्लिम लीग में थी, यही चीज़ मैंने 70s में देखी थी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की पार्टी में। बड़े बड़े इनकलाबी जो थे वो बेचारे, जिनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी पीपल्स पार्टी के लिए, उनकी कुछ पूछ नहीं थी। इनकी पूछ कब होती है? जावेद हाशमी जैसे लोगों की, जब पार्टी क्राइसिस में होती है, परवेज रशीद जैसे लोगों की, जब पार्टी को मार पड़ी होती है, तो कुछ लोगों की कमर चाहिए कोड़े खाने के लिए। वो हमेशा आप देखेंगे जो आपके गरीब, आपके बेचारे जो है मामूली कारकुन, जिनके ऐसे लीडर जो इक़्तिदार में आपके वक्त में दूर थे, उस वक्त आपके करीब आ जाते हैं। तो उसमें जिसको कहना चाहिए कि ये एक वो चीज़ थी जिससे मैंने 77 के अंदर जब PNA की मूवमेंट ख़त्म हुई और माशा लगा, तो मैंने अकेले में अपने से वादा किया था कि मैं, और अपने जैसे मैं अपने हल्फ लिया था कि मुझे पता था कि मेरे सियासत के अंदर बड़ा पैशन है। मैं तो जब अमेरिका गया तो वहाँ जाके दोनों इलेक्शन रेगन के 1980 का भी और 1984 का भी, वो मैंने अमेरिका में दोनों में बाकायदा हिस्सा लिया, और अपने आप को जिसको कहना चाहिए कि उनके साथ उसका बाकायदा रिपब्लिकन के साथ उनके फॉर्म फिल करके उनका हिस्सा बन के और प्रैक्टिकली हिस्सा लिया। मुझे सियासत के अंदर मेरा बड़ा पैशन है, और तो उसके मैंने फिर अपने आप से वादा लिया कि प्रैक्टिकल सियासत नहीं करोगे, कैरियर जो है वो ढूंढोगे, कारोबार कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। तो मैं उस लिहाज से अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट समझता हूँ कि अल्लाह ताला से जितना कुछ गुज़र-औक़ात के लिए मांगा है, अल्लाह ने मुझे उससे ज़्यादा नवाजा हमेशा, और मैंने ज़रूरतें भी नहीं बढ़ाई, सिवाय कॉफ़ी के मैं कुछ ही पीता हूँ, और ना मैं सिगरेट पीता हूँ। तो बल्कि हसन निसार साहब मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं कि आप सिगरेट शुरू कर दो ताकि हमें बोलने का मौका मिले, क्योंकि आप सिगरेट नहीं पीते हो और बोलते रहते हो, हमारी बारी नहीं आती। आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? देखिए जी, इमरान खान को जो चीज़ चाहिए थी वो शिद्दत से वो वज़ीर आज़म बनना चाहता था। उसके अंदर बड़े अजीबोगरीब कैफियत से गुजरा होगा, मैं जो उससे पूरी हमदर्दी है, कि वो देखते होगा कि मैं इतना मशहूर आदमी, मेरे में बड़े बड़े मेरे रॉयल्टीज़ के साथ तल्लुकात हैं, मैं जो है दुनिया के अमीर तरीन आदमी के घर में मेरी शादी हुई है, और ये नवाज शरीफ, ये बेनज़ीर, चलो बेनज़ीर के लिए तो माजन हो गई, ये नवाज शरीफ जो बिल्कुल फारिग, जिसकी कहीं पहचान पाकिस्तान में पूरी तरह नहीं है, मैं इसके हाथों हाथा वो ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से, और ख़ुसूस पंजाब चूँकि बैटल फील्ड थी, तो अगर वो वज़ीर आज़म बन सकता मैं क्यों नहीं। और उसके लिए उसने, मेरा ख्याल है कि मेरे तो वहमो गुमा में नहीं था
कि वो इतने कंप्रोमाइज करेगा। लेकिन चलो ठीक है, उसने अगर इस तरह भी ज़िंदगी का अपना तारुफ कराना चाहता था तो बुरा तारुफ नहीं है। अगर उसको इसमें इत्मीनान है कि मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ और एक मेरा एक तारुफ हो गया वज़ीर आज़म की सीरत से और मैं साबिक़ वज़ीर आज़म लिखा जाऊँगा, शौकत अजीज़ भी लिखा गया, चौधरी शुजात साहब भी लिखे गए हैं, जमाली भी लिखे गए हैं, और निगरानों में तो फिर एक पूरी सीरीज़ है, मोइन कुरैशी भी लिखे गए। अगर तो इसमें आया है तो नाम तो पाकिस्तान में फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका नाम जो है वो ना ही होता तो बेहतर था। तो मेरा अपना ख्याल है कि उनको जो चाहिए तो मिल गया। इसके अलावा उनके अंदर कोई मकसद नहीं था पेश नज़र, कोई बड़ा मकसद नहीं था कि उन्हें क्या हासिल करना है। बाकी सारी उनकी खाम ख्यालियत थी। उनके वो जो जिसको कहना चाहिए कि वो एक जो बिल्ली के ख्वाब छिछड़े या इस तरह की वो बातें जो अपने जहन में वो मनवा एक देखा करते थे, ये बड़ा पाकिस्तान, सुनामी, फलाने बड़े बड़े लफ्ज़, तो वो सारी चीज़ अब सामने आ गई। हमें पता चला कि जी जो अहलियत चाहिए थी वो मौजूद नहीं है, काबीना उनके कंट्रोल में नहीं है। पार्टी मैंने बता दिया कि ऐसी है, आपको पहले बता दिया कि जिस तरीके से ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और चौधरी शुजात साहब और शौकत अजीज़ साहब जो थे वज़ीर आज़म, ये थे, पार्टी मुशर्रफ की थी, बैन ही ये पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट किया, और वज़ीर आज़म इमरान खान है। मैं इमरान खान को सियासत में जब से ये आए हैं, बल्कि पूरी ज़िंदगी में इतना लोनली नहीं समझता था जितना अब है। और ये उनको उस वक्त पता चलेगा जिस दिन सीटी बजेगी, खेल जमेगा और लोग जो है लेफ्ट राइट करते हुए कहीं और चले जाएंगे, तो मैंने पता चलेगा कि ये क्या है। और चूंकि बहुत सारे गुनाहों के अंदर पार्टनर इन क्राइम बने हुए हैं इस वक्त, ये जितनी जो वीडियोस आ रही हैं, जितना सब कुछ हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े जुराइम हुए। मैं तो माल टाउन के अंदर जो तारुकादरी के बाहर जो 12 बंदे जो है वो मारे गए, मैं तो उसके बारे में समझता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। और उसका तसलसल था जो अप्रैल के अंदर तारुकादरी आया था, सियासत नहीं, रियासत बचाओ। हालांकि रियासत में कोई उस्ताद उस वक्त नहीं पड़ी थी, उसका कोई पैनामा नहीं था। और उसके बाद इमरान खान और नवाज शरीफ साहब मार्च में एक दूसरे से शीरो शक्कर बैठे थे, हाई टी कर रहे थे इमरान खान के घर में। 1 महीने बाद तारुकादरी आते हैं, 1-1.5-2 महीने बाद माल्टाउन का केस हो जाता है। मुझे माल्टाउन के केस में अमरजा भुट्टो साहब का जो केस हुआ था जिसमें वो मर्डर हो गए थे, दोनों में एक सिमिलरिटी नजर आती है। पुलिस के वाले बेचारे फंस गए थे, उसमें ही पुलिस वालों पे केस चलते रहे थे, और इसमें ही पुलिस वाले के। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जो ड्रामे थे, ये सारी चीज़ें थी, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना जाने में सिर्फ इक़्तिदार की कशमकश और ज़ाती जो है जिसको कहना चाहिए अपनी जिसको कहना चाहिए कि जब आपके पास ताकत आती है तो आपको मज़ीद ताकत चाहिए होती है, क्योंकि ताकत और पैसे का कभी नहीं पता होता कि व्हेन दिस इज़ गोइंग टू बी एनफ। हमेशा आदमी समझता है कि अभी भी मुझे और ताकत चाहिए, मुझे और इख्तियारात चाहिए। तो उसमें आते 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 नवाज शरीफ भी चला गया, फिर वो हुकूमत भी चली गई, इमरान खान को भी ले आए, लेकिन अभी भी इत्मीनान है कि वो तो छिन चुका है। और ये भी नहीं पता कि अब अगला स्टॉप क्या होगा। इमरान खान ने का नंबर है, ये हो ही नहीं सकता कि जो हमारे पाकिस्तान की 70 साल की तारीखी ट्रेल है उसमें इमरान खान के लिए कोई बख्शिश हो या बचत हो। और दूसरी जो जिसको चाहिए कि शकावत है या संगदिली है, वो ये है कि इनको भी उसी तरीके से जिसको कहना चाहिए कि चूँकि उनके गुनाहों में और जुराइम के अंदर जो आज वो कमिट किए जा रहे हैं, और ये जो वीडियोस दिखाने वाला कारोबार है जो हम पिछले 25, 30, 40 सालों से, और जब से ये नई वीडियो के आए हैं चीज़ें, और फाइलों वाला कारोबार है कि जाके दिखा के तो लोगों की हमदर्दियाँ तब्दील करवा लेना, मिट दिखा के उनको जो है उनसे मर्ज़ी के फैसले ले लेना। तो ये इस तरह के कारोबार में तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब तारीख़ के अंदर, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि कोई अच्छा मकाम नहीं पाएंगे। और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जितना दरख्शां आज है
यही इनकी, अगर ये इसको आप दरख्शां समझते हैं क्योंकि इक़्तिदार में है, मेरे नज़दीक तो ये भी नहीं है क्योंकि अयूब खान जो है इक़्तिदार में रहा है, तो मैं तो बच्चा था, मेरे तो वालिदैन भी उससे मुतासर नहीं हुए थे और मैं भी नहीं मुतासर था। मैं तो किसी डिक्टेटर ने मुझे इंस्पायर नहीं किया आज तक। मैं तो समझता था बड़ी ज़िल्लत अमेज़ बात है कि आप इस तरीके से एक मुल्क और कौम को बर्बाद कर रहे हो। पाकिस्तान टूट गया इन मामलों में, इसको आप इसे समझते हो, इन इक़्तिदार को इसे समझते हो जिससे मुल्क की चूल्हे हिल रही हो, जिसकी आपकी सियासत जो है उसमें अदम इस्तेकाम आ चुको, इसको आप समझते हो कि ये इक़्तिदार है जिसमें पाकिस्तान की मईशत जो है वो बर्बाद हो रही है और पाकिस्तान को बेचते फिरो। ईरान के खिलाफ आप बेचोगे पाकिस्तान को। अब जो जा रहे हो, ये जो वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जो हालिया उनका दौरा रहा है अमेरिका का, तो उसके अंदर जो चेक लिस्ट है हर एक को पता है, राहदारी इंडिया को दे देनी है, हाफिज़ सईद साहब को अरेस्ट कर लेना है जी, ईरान के ऊपर जब ये जिसको जुल्म का बाजार गर्म करना चाहते हैं, पहले शाम में किया, मिस्र में किया, लिबिया में किया, ईरान में किया, इराक़ में किया, अफ़गानिस्तान में किया, यमन में किया, अब ईरान का नंबर लगा हुआ है। तो ये आपके वज़ारत उस्मा का दौर इसलिए याद रखा जाएगा। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और ईरान जो है इनकी आपस में जंग होगी, और अगर जंग हो जाती है तो उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा, इनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन बड़ी कम रह गई हैं। एक नवाज शरीफ साहब के वक्त में एक ब्लॉक बन रहा था, चीन, रूस, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान। मेरे नज़दीक इससे ज़बरदस्त ब्लॉक जो था ना, अगले ज़माने को सही रास्ते पे रखने के लिए बड़ा ब्लॉक था ही नहीं। ये जो सारा ड्रामा हुआ सी पैक ख़त्म हुआ, बेसिकली इसी की बेक कुनी हुई है। पाकिस्तान उसमें से चूँकि सबसे वीक लिंक था, उन्हें तोड़ लिया। तुर्की को देखो, उर्दुगान को देखो, ईरान को देखो, रूहानी को देखो, शी जिनपिंग को देखो, पुतिन को देखो, सारे वो तकड़े बंदे थे, खड़े हैं। पाकिस्तान जो है ना उसके अंदर बिल्कुल लेट चुका है और पाकिस्तान को निकाल दिया। अब जो सऊदी अरब ने और यूएई ने पैसे दिए आपको, मेरे नज़दीक ये एडवांस पेमेंट है उसमें की जिसमें उन्होंने, एक तो आपने अपना चीफ राहील चीफ दिया हुआ है, वो किन के खिलाफ लड़ रहा है? यमनी हुतियों के खिलाफ। इल्ज़ाम तो ये है ना, यमनी हुतियों के पीछे ईरान खड़ा है। इसका मतलब है कि वो जो है राहील जो है वो जो इत्तेहादियों की फ़ौज लेके चढ़ दौड़ा हुआ, इसमें यमन के खिलाफ लड़ रहा है। वो स्टैंड तुमने लिया हुआ है। अब आया कि ईरान के ऊपर जंग अमेरिका किसके भी करता है, ये वक्त बताएगा कहाँ करता है। मुझे लगता ही है कि जंग वो करेंगे क्योंकि उनको बहुत सारी जगहों पे अमेरिका को सुप्ती हो चुकी है। साउथ चाइना सी में, जो नॉर्थ कोरिया के साथ, फिर शाम के अंदर ऑलमोस्ट शाम को फतह कर चुके थे कि रूस आ गया और उसमें उन्होंने बिल्कुल तब्दीली सारी आ गई। इन हालात में अब उनका यह है कि उनकी बका जो है वो ईरान के साथ जंग में है। जंग इसलिए करनी है कि अमेरिका को जंग करके ही 300-400-500 बिलियन डॉलर जो है वो रेस किया जा सकता है। वहाँ पे अमेरिका इस वक्त बहुत शदीद फाइनेंशियल बुरहान का शिकार है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। इसराइल की भी रिक्वायरमेंट है कि इसराइल ये समझता है कि अगर ईरान की मैं बेवकूफ़ी कर लूँ और इसको मैं एक दफ़ा सबक सिखा दें तो फिर हमारे पास सारे लोग, बाकी तो सऊदी अरब वगैरह तो उनके पास, इसराइल के पास उनके कदमों में पड़े हैं सारे मुल्क। एक ईरान ही है जैसे स्टैंड लिया हुआ है और ईरान लबनान के थ्रू उनके ऊपर नाफिज है। और ईरान ऐसा है कि उसके अंदर अल्लाह ने वो दिया है कि एक जो कौमों के अंदर जो हमीयत होती है, अना होती है, वो मौजूद है ईरान के अंदर। अगर आलमी ब्लॉक बन जाता, रूस, चीन, तुर्की का, ईरान, पाकिस्तान इसका हिस्सा था, तो दुनिया का नक्शा क्या होना था? क्या असरात होता? नक्शा ये होना था जी कि जिसको कहना चाहिए, जो ये सी पैक बन जाता ना, तो सी पैक के अंदर पहला काम ये होना था चीन और सी पैक कर ले कि सी पैक में जो पाकिस्तान और चीन अगर, और पाकिस्तान को उन्होंने स्टेबल करना था, उठाना था। चीन के ये हक में है कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क हो।
और जहाँ अमन अमान कायम हो, ताकि तभी वो काम कर सकता है। फिर उसने यहाँ इंडस्ट्री भी लगा सकता था, उसको यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी, और अपना भी मालूम का आना जाना लंबा रूट है। अमेरिका का और इंडिया का हमेशा से एक ही पाकिस्तान के बारे में, चाहे वो पाकिस्तान के अमेरिका पैसा दे रहा हो, इंडिया का तो खैर हमेशा से है ही है, अमेरिका के भी कमों पे यही है कि पाकिस्तान न जिए न मरे। वो यहाँ इंतशार चाहता है, यहाँ शिया सुन्नी लड़ जाएं, यहाँ महाजर पठान पंजाबी सिंधी आपस में ये लड़ जाएं, यहाँ बलूचिस्तान के अंदर लोग बगावत में उभरे रहें, यहाँ मजलूम अगर कोई मूवमेंट खड़ी होती है, मंजूर पशीन वगैरह या PTM जिसके बारे में कहा जाता है, तो ज़रूर उन्होंने फ़ायदा उठाया होगा कि अमेरिका और इंडिया ने उनकी सपोर्ट की होगी। MQM आई है तो इंडिया उन्होंने देखा होगा, जो भी आप रियासत फ्रस्ट्रेट करती है तो रियासत के खिलाफ अगर मैं थोड़ा सा भी बोलूँगा तो कहेंगे इसके अंदर चांस बन गया हमारा, वो आएंगे और हर सूरत में आएंगे। और मैं यहाँ से हर्ट होता हूँ, मुझे यहाँ पे फ़र्ज या किसी सियासी हुकूमत या फौजी हुकूमत ने मुझे मार मार के ज़द कोप किया हुआ होता है, तो मैं तंग आमद बजांग आमद, हर बंदा इतना लॉयल नहीं होता, वो जाके उधर से ले लेता है, मदद ले लेता है। तो चीन जब आता तो मत भूले कि एशिया बराज़म 2 हिस्सों में कट जाता, और काट कौन रहे थे? चीन और पाकिस्तान मिला के। दूसरा यह है कि जिसने अरेबियन सी को कंट्रोल किया उसने दुनिया के 60-70% ऑयल को कंट्रोल किया। अमेरिका इस सूरत में यहाँ उसकी जो प्रेजेंस थी इंडिया के साथ गठजोड़ के नहीं हो सकती थी। मेरा अपना यह ख्याल है कि दुनिया जो यकदम पिछले 5-7 साल से यूनिपोलर वर्ल्ड से, क्योंकि रूस के जाने के बाद अमेरिका अकलौती सुपर पावर रहा है ना 20 साल, उसके बाद यकदम दुनिया जो मल्टी पोलर वर्ल्ड हो गई है, जिसमें और भी कई ताकतें खड़ी हो गई हैं, खुसूसन रूस और चाइना जो है हर लिहाज से, मेरे फौजी लिहाज से भी और मुआशी लिहाज से अमेरिका के बिल्कुल आके जो है ना बिल्कुल सामने खड़ी हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि मेरे नज़दीक बहुत खुशाइन ब्लॉक था, ऐसा ब्लॉक था कि जिसने न्यूट्रलाइज कर देना था। जंग के खतरे कम हो जाने थे इस ब्लॉक बनने के बाद। जब आखिर में आपसे सवाल, इमरान खान की हुकूमत को बने हुए कमोबेश 11 माह हो गए, पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पे खड़ा है और आप मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान बहुत ही तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहा है और ये ख़राबी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम हमारे अपने अंदर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि माशी तौर पे हम बहुत बुरहान का शिकार हैं। हम माशी तौर पे जिस तरह काम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। हम नवाज शरीफ के दौर में हम एक डगर पे चल पड़े थे, हमारे साथ पूरे मुल्क इन्वॉल्व हो गए थे, ख़ुसूसन चाइना, फिर रशिया की तरफ से भी सिग्नल्स आ रहे थे, वो कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने भी अपनी दिलचस्पी शो की थी, तुर्क भी आ रहे थे, वो मिला के तरीके से जरदारी साहब ईरान के साथ एक डील कर गए थे जो पाइपलाइन की, ना भी कर सकते पाबंदी की वजह से, तो हम ईरान के साथ भी हमारे पास कई तरीक़ेकार हैं कि हम ईरान से तिजारत कर लेते हैं। ये वो सारी चीज़ें थी जिन्हें पाकिस्तान के अंदर कोई इक़्तिसादी बेहतरी करनी थी। हमने जानबूझ के सिर्फ नवाज शरीफ को निकालने के लिए जब निकाला तो अमेरिका ने ये जो GIT किससे तैयार की है, सारी अबू धाबी में बैठ के, CIA नहीं की है और हमारी एजेंसी ने जाके साथ किया। वाजिद ज़िया का जो बयान आया कि जो जरह के ऊपर एहतसाब कोर्ट के अंदर, तो उसने क्या कहा? उसने कहा जी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था उससे 2 दिन पहले मैं और MI का एक बंदा हम गए दुबई और वहाँ से काम लेके आए, यानी कि 2 दिन पहले पता चला। अब उसमें सारा हमारा जुडिशल सिस्टम एक्सपोज हो है, सिर्फ अरशद मलिक की टेप की वजह से नहीं। इस बयान को आप पढ़ लें जो कि रिकॉर्ड पे है, उसे रोस्टर पे खड़े होकर जेरा के दौरान दिया इसी नवाज शरीफ के मुकदमे में। वाजिद ज़िया जो JIT का हेड है कि वहाँ पे गए और हम वहाँ से जाके अकामा लेके आए, और अगले दिन जब उन पेश किया गया तो उसने फैसला करना था, तो उन्होंने कहा जी आप ये जब केस की हियरिंग क्लोज हो चुकी है तो ये आप नई डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते ना, उसके अंदर प्रेयर थी अकामा की, और अगर फ़र्ज आप लेना चाहते हैं तो आप इसके दोबारा नोटिस दें। सुप्रीम कोर्ट ने डिसरिगार्ड रखा, और ये सारी बातें जो है ना
तारीख बेरहम है उसने अपने अंदर समो ली है, और सारी आने वाले हर दिन में इस बेंच पे बैठे वाले हर बंदे की शख्सियत की उसी अंदर डायसेक्शन करते रहेंगे, उसी तरीके से उनकी जो है बारीक बीनी से उनके बारे में तबसे होते रहेंगे जिस तरीके से जस्टिस मुनीर के मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में हुए या 200 केस में हुए जस्टिस मुनीर के 58 के अंदर। तो ये चीज़ें जो है वहाँ मौजूद है। अच्छा, वहाँ पे तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं जिसको कहना चाहिए कि आपने वहाँ से ये जिस तरीके से ये सारा निज़ाम चलाया, जिस तरीके से आपने निकाला, लेकिन मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल बिल्कुल टाइड अप है कि किस जुर्रत के साथ वो मुकाबला करती है। अगर तो खड़ी हो गई, अगर तो कंप्रोमाइज़ ना किया, अगर तो ना झुकी, यकीन जाने कि दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि यहाँ पे 1,30,00,000 वोट लिए हैं उन कंडीशन में कि जब उनसे उम्मीदवार भी छीन लिए गए, और आज नवाज शरीफ की पोजीशन उससे भी बेहतर है, क्योंकि उस वक़्त जो थे बहुत खौफ का जो था, बहुत दौर दौरा था। जब आप इस खौफ को दुहराते हैं, हमने मार्शलों में देखा, तो चंद साल बाद, चंद महीनों बाद वो अपनी जो जिसको कहने जो रोब दोप वो खो बैठता है। तो मैं मरियम का तो बड़ा मुस्तकबिल डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने समझौते ना किए, अगर वो कहीं पे जो इस सख्ती के अंदर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लिया, ये बड़ा इफ़ है, तो फिर मरियम ही पाकिस्तान की सियासत है, क्योंकि इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो हुकूमत वक्त होती है, वो वैसे ही अपने कमज़ोर होती है, उसे गलतियाँ करनी होती हैं, कई उस जान के और कई वैसे, हमेशा उसको पॉपुलैरिटी कम होनी होती है। ओपोजिशन जो है ना इस वक्त पंजाब के अंदर मरियम है, और पंजाब के असरात हर सूबे में पड़ते हैं थोड़ा या बहुत। जी नाज़रीन, आपने हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की बातें सुनी। बिलाशुबा हफीज़ुल्लाह न्याज़ी पाकिस्तानी सियासत सहाफ़त का ऐसा नाम है जिनकी बातों से कोई भी जो है वो इनकारी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुक्मरान और पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो न्याज़ी साहब की बातों से कुछ सबक सीखेंगे और पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करेंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा ऑफिशियल चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।